definition of the surveying. What is surveying? ठीक है, तो I have told you surveying is an art to surveying is an art to determine the relative positions of the various points above or below the earth surface. ठीक है, एंड प्रेजेंटिंग देम ग्राफिकली एंड न्यूमेरिकली. ठीक है, तो ये चीज मैं देखो जो मैंने बताया था उसी का मैं आपको थोड़ा सा इलाबोरेट कर दे रहा हूं. ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को अगर आपको मेजर करना है या आपको ऑन द मतलब प्लान पे आपको प्लॉट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर्वेइंग करना पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट इज सर्वेइंग? सर्वेइंग इज द आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशंस. ठीक है, अब ये रिलेटिव पोजीशन जो यहाँ पे टर्म बोला जा रहा है वो मैंने पिछली बार भी डिफाइन किया था, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं. वो रिलेटिव पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में होगी? विद द मीन सी लेवल, MSL. ठीक है, मीन सी लेवल मैंने बताया था दुनिया में कोई भी एक चीज ऐसी लेनी है जो कि कांस्टेंट हो, तो द कांस्टेंट थिंग इज व्हाट? लेवल. ठीक है, तो ये हर जगह पे मीन सी लेवल होता है. अब मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि आपको पता करके आना है मीन सी लेवल कहां से लिया जाता है. किसी ने पता किया? नहीं सर, नहीं किया. वेरी गुड. चलो, कराची वाला. हाँ, कराची वाला था पहले लेकिन अब चेंज हो गया है, अभी वाला. इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था कि आप अगर गूगल पे डालते तो शायद कराची मिलता, लेकिन इट इज बॉम्बे हाई टाइड से लिया जाता है. ठीक है, बॉम्बे से लिया जाता है करेंटली. अब ऐसा नहीं है कि वो मीन सी लेवल एक फिक्स हो गया. आप हर एक लोकेशन पे जाओगे ना, हर जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन है तो जयपुर रेलवे स्टेशन पे आपको मीन सी लेवल मिलेगा आपको स्टेशन पे. ठीक है, एक बड़ा सा बेंचमार्क टाइप का मिल जाएगा, दैट इज मीन सी लेवल. लेकिन अब आप मुझे बोलोगे कि सर हमें मोदी यूनिवर्सिटी में जाके हमें अपना लेवल निकालना है या पॉइंट निकालना है, तो क्या हम जयपुर रेलवे स्टेशन आएंगे? पहले नहीं. हम क्या करेंगे, हम एक बेंचमार्क मान लेंगे. ठीक है, 100 मीटर का एक बेंचमार्क मान लिया आपने. ठीक है, बेंचमार्क किसे बोलते हैं? जो कि चीज एक फिक्स हो. ठीक है, ऐसा जाता है, कुछ फर्क जरूर पड़ता है. जैसे पीडब्ल्यूडी अपना जो सर्वेइंग करवाता है वो पीडब्ल्यूडी अपना एक बेंचमार्क लेके चलते हैं. ठीक है, बट दे आर विथ रिस्पेक्ट टू द मीन सी लेवल. ठीक है, आप देखो क्या करोगे ना, अब ऐसा तो है नहीं कि आप रोज रोज आप अपना सर्वे करने जा रहे हो तो आपको एक बार आपने किसी से मंगवा लिया कि व्हाट शुड बी द मीन सी लेवल, उसके रिस्पेक्ट में आप बाकी अपनी रीडिंग्स निकाल लोगे. ठीक है, तो मान लो आपने एक बेंचमार्क बनाना है 100 मीटर. ठीक है, तो 100 मीटर से आप अपना लेवल निकालोगे, 100 से ऊपर है या 100 से नीचे है. समझ में आया? मतलब जब आपको अब ऐसा मतलब वो करना हो तो आप बॉम्बे जाके थोड़े अपना मीन सी लेवल निकालोगे, आप एक फिक्स कर लोगे एक पॉइंट, उसके रिस्पेक्ट में अपना वो लेवलिंग कर लोगे. 100 से ऊपर कितना है, 100 से नीचे कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग यू विल मेक अ लेवल. क्लियर हुआ? यस सर. है ना? तो दिस इज व्हाट सर्वेइंग की एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लो, याद हो जानी चाहिए जितनी बार मैंने बोल दिया है. सर्वेइंग इज आर्ट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस वेदर इट इज अबव और बिलो द अर्थ सरफेस. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस इक्विपमेंट्स. आज हम लोग वेरियस इक्विपमेंट्स पे भी आएंगे कि अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को निकाल. Now the most important point, what is the objective of surveying? सिंपल सी बात है, कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, है ना? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज, सबसे पहला जो मैंने बताया, दैट इज मेजर्स द रिलेटिव पॉइंट्स. ठीक है, आप रिलेटिव पॉइंट्स को मेजर कर सकते हो. नेक्स्ट इज, अब जब रिलेटिव पॉइंट्स आपके पता चल गए उसके बाद आप क्या बनाओगे, लेआउट बनाओगे. खासकर आर्किटेक्ट क्या बनाता है, अपना पूरा हर चीज का लेआउट तैयार करता है. तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज लेआउट और मेक आउट द पोजीशन ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड. ठीक है, सिंपल सी बात है, प्लान में आप क्या करते हो, जो प्रपोज स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, उसको आप अपने जहां पे भी आप बना रहे हो शीट पे या चार्ट पे आप एक प्लान बनाओगे उसका पूरा, है ना? तो दिस इज द लेआउट, द पोजीशन ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड. ठीक है, उसके हिसाब से जब आपकी लेंथ विड्थ पॉइंट आपको पता चल गया तो उसके हिसाब से आप बताओगे ना कि ये स्ट्रक्चर ग्राउंड में कहां पे होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे आपका घर बनता है तो घर के लिए आपको पूरा प्लॉट एरिया दे दिया गया, तो प्लॉट एरिया के बाद भी आप पर्टिकुलर बताते हो कि यहां पे ये स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे प्लॉट में आपका स्ट्रक्चर मतलब आपने बना दिया. ठीक है, तो प्लॉट में भी आप अपने स्ट्रक्चर की पर्टिकुलर पोजीशन को आप अपने प्लान में दिखाते हो ना? यस सर. ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग. नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट विल डिटरमाइन द एरिया, वॉल्यूम एंड द अदर क्वांटिटीज. जब आपको पोजीशन पता चल गई, लेंथ पता चल गई, उसके बाद आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे या और अदर क्वांटिटीज निकालोगे. तो दीज आर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वेइंग. क्लियर है? रिपीट करना है एक बार सर, एक बार और बस जल्दी से रिपीट कर दो फटाफट से. देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स. देखो रटना नहीं है, मैं समझा रहा हूं. जैसे डेफिनेशन से ही आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो. पहला, टू मेजर द रिलेटिव पॉइंट्स. पहला, ठीक है, मेजर द
पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स आप एग्जैक्ट बोल सकते हो ना, मेजर्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। सेकंड इज व्हाट, टू ले आउट द पोजीशन ऑफ द प्रपोज स्ट्रक्चर्स, जो आप प्रपोज स्ट्रक्चर बना रहे हो उसका आप लेआउट बनाओ ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये आपकी शीट्स होंगी, चार्ट्स हो सकते हैं बड़े बड़े, जो आप प्लान बनाते हो ना, या आप सॉफ्टवेयर में बना सकते हो ऑटोकैड के थ्रू से, उसको प्रिंट ले लो, दैट इज व्हाट द प्लान, ठीक है। लेआउट एक बन गया। थर्ड वन इज डिटरमाइन द, अब जब पॉइंट आ गए, सब कुछ आ गया, तो डिटरमाइन द एरिया, वॉल्यूम एंड द अदर क्वांटिटीज। क्लियर? यस सर। Yes, sir. हाँ, नाउ कमिंग टू द, अब इनका प्रिपरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने पिछली बार थोड़ा सा स्केल थोड़ा सा बताया था। दो चीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है या ग्राफिकल हो सकता है। तो ग्राफिकली जो हम बनाते हैं, ग्राफिकली हम कैसे बनाएंगे, देखो अब 100 किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर का एरिया हमको अगर चार्ट पे बनाना है या अपनी शीट पे बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल का यूज करना पड़ेगा, है ना। 100 किलोमीटर को हम अपने चार्ट में, कितने चार्ट लग जाएंगे, इतने सारे चार्ट करते करते आप कैसे देख पाओगे, है ना, कहां पे क्या चीज आ गई। तो उसको विद द रिस्पेक्ट ऑफ स्केल और 100 किलोमीटर का है, तो आप क्या करोगे, 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के अपने पेपर पे या उस पे एक पर्टिकुलर स्केल लेके आप उसका मतलब सेम एज इट इज अपने चार्ट पे बना सकते हो, ठीक है। तो इसको बोला जाता है हाउ टू मेजर द, मतलब जो आपने मेजर किया उसको अपने चार्ट पे कैसे लेके आना है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब चलो, पिछली बार मैंने बताया था व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस। अब सिंपल सी बात है, देखो हम क्यों अर्थ सरफेस पे जा रहे हैं, हम जो ये सर्वे करेंगे वो अर्थ पे ही तो करेंगे, कहीं हवा में तो करेंगे नहीं, है ना। तो ये सर्वे करने के लिए हमें अर्थ का सरफेस पता होना चाहिए कि अर्थ का सरफेस कैसा है, ठीक है। तो पिछली बार मैंने बताया था एक टर्म, व्हाट इज द सरफेस ऑफ द अर्थ, या शेप ऑफ द अर्थ बोल लो फटाफट, अगर पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं। Spherical. वेरी गुड अंकिता। स्फीयर। हर्षिता? Spherically. Sir, but स्फेरिकली, then स्फेरिकली। to be Spherical. सर बस Spherical. स्पेसिफिक वर्ड तो एलिप्टिकल होता है सर, बहुत स्पेसिफिक वर्ड, बिकॉज बोलते हैं कि इट्स बल्जिंग इन द बिटवीन एंड टेपरिंग इन द एंड्स। वेरी गुड। ये मैंने पिछली बार एक टर्म यूज किया था, देखो कृतिका बता दे शायद। तो मुझे टर्म तो याद नहीं है, लेकिन जब मैंने सर्च किया था तो मेरे को सर मिला था एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड। हाँ वेरी गुड। देखो अभी तक मैं बता दूं, अर्थ सरफेस का कोई फिक्स शेप कोई नहीं बता पाया है, ठीक है। इसको एक और टर्म आज मैं यूज कर रहा हूँ, पिछली बार मैंने यूज नहीं किया था, दैट इज जियोइड, ठीक है। जो GEIOD, ठीक है, जियोइड। और पिछली बार जो मैंने बताया था दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। आप अगर सर्च करोगे तो देखो पहले क्वेश्चन आपका आएगा ना, कई बार इन्होंने गवर्नमेंट ने, SSC वालों ने क्वेश्चन पूछ रखा है व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ, तो वहां पे उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, तो उन्होंने जियोइड नहीं दिया था। अगर जियोइड देंगे तो बेस्ट अप्रोप्रिएट अभी के करंट सिचुएशन के हिसाब से दैट इज जियोइड, क्योंकि देखो अर्थ का अभी तक चेंजेस इतने हो रहे हैं ना कि आप पता नहीं कर पाओगे क्या चीज है, ठीक है। तो स्फेरिकल भी आता है, एलिप्टिकल भी आता है, और मतलब अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन हम जो अब तक जो SSC आंसर देता था दैट इज ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। OBLATESPHEROID, स्फेरॉइड, ठीक है। तो ऑब्लेट स्फेरॉइड अगर आपको मिलेगा तो ऑप्शन में ऑब्लेट स्फेरॉइड सही आंसर होगा, और नहीं तो अब की सिचुएशन में दैट इज जियोइड मिलेगा, GEIOD, तो दैट इज द करेक्ट, ठीक है। तो शेप ऑफ द अर्थ इज करेंटली मतलब कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ठीक है। तो इस वजह से आप पर्टिकुलर कोई शेप नहीं बोल सकते, ठीक है। तो मैंने बता दिया ये चीज। देखो एलिप्सॉइड था, ऑब्लॉइड था, ऑब्लेट स्फेरॉइड था, ये 3 चीज कई जगह दी जाती हैं, लेकिन आपको फाइनल नाम जो देना है दैट इज जियोइड, ठीक है। जियोइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड, ये दोनों चीजें याद रखो, ठीक है। तो ये शेप पे हम क्यों जा रहे हैं बताओ, क्या बोलते हैं, हम शेप पे क्यों जा रहे हैं अर्थ के, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब हमें इनकी सर्वेइंग करनी है। अब जब आप सर्वे करोगे तो जैसे कृतिका ने लिखा होगा टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में 2 सर्वे लिखे थे, कौन कौन से सर्वे लिखे थे कृतिका? मैंने अभी तक सर टाइप्स ऑफ सर्वे, हाँ सर आपने बोलो। जियोडाइट, हाँ, जियोडेटिक एंड, सॉरी जियोडेटिक और प्लेन सर्वे। वेरी गुड। अब बताओगे प्लेन और जियोडेटिक सर्वे है क्या, अगर कुछ याद हो तो? हाँ सर, जियोडेटिक में था कि वो कर्वेचर ऑफ अर्थ जब कंसिडर होता है, मतलब जब हमारा डिस्टेंस होता है सर 195.5 किलोमीटर से ज्यादा, किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा अगर डिस्टेंस है हमारे साइड का, तो उसके लिए जियोडेटिक यूज होता है, और लार्ज एरिया के लिए। और प्लेन सर्वे होता है जब हम कर्वेचर ऑफ अर्थ हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली होता है वो। वेरी गुड कृतिका। बाकी 2 होनहार छात्रों को समझ में आ रहा है, देखो कृतिका ने बहुत सही आंसर दे दिया।
ठीक है, प्लेन और जियोडेटिक सब कुछ डिफाइन कर दिया, सिंपल सी बात है। अब हम लोग अर्थ के सरफेस की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें दो टाइप के सर्वे पढ़ने हैं, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, अब जो आप सर्वे करते हो ना, अब जब आप लेके चलोगे तो ग्राउंड लेवल आपको कैसा दिखाई देता है? प्लेन। प्लेन। प्लेन दिखाई देता है, सिंपल सी बात है। आपको कहीं कर्व दिखाई देता है क्या? नहीं, नहीं दिखाई देता। तो आप कौन सा सर्वे कर रहे हो? प्लेन सर्वे। प्लेन। प्लेन सर्वे कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको याद है, आप लोग जो भी सर्वे करते हो ना, जैसे आप या कितना भी, तो 195.5 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादा का एरिया नहीं होगा तो वहां पे अर्थ सरफेस कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो दैट इज नोन एज प्लेन सर्वे। लेकिन कोई मुझे जियोडेटिक सर्वे का एग्जांपल बताएगा? मैंने पिछली क्लास में बताया था, जियोडेटिक सर्वे कहां किया जाता है? सर आई गेस रोड्स में बहुत ज्यादा बताया था मैंने, एरिया 195 से ज्यादा। हाँ, कहाँ पे बहुत ज्यादा? सर हाईवे वगैरह। सर ज्यादा एरियाज लिए जाते हैं, जैसे अगर अर्थ के भी डिवीजन करे गए हैं तो उसमें जियोडेटिक सर्वे करके करा गया। देखो, बड़े बड़े लेवल पे जो भी सर्वेइंग किया जा रहा है, दैट इज द जियो जीपीएस ईपीएस में जो भी सर्वे किया जाएगा, या एरियल सर्वे जो भी किया जाता है, दैट इज जियोडेटिक सर्वे। ठीक है, तो सिंपल से कॉमन से सोच के देखो, पूरे हमें स्टेट का, एक पूरे स्टेट का करना है। ठीक है, तो पूरे स्टेट का सर्वे जब आप करोगे तो किससे करोगे? जियोडेटिक सर्वे मतलब यूज करोगे। ठीक है, वहां पे आपको कर्वेचर को कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी हमको सिर्फ पढ़ना है प्लेन सर्वे। ठीक है, जीपीएस वीपीएस की बात करेंगे तो अभी हमें जीपीएस में कुछ करना नहीं है, हमें जीपीएस के बारे में पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द प्लेन सर्वे। क्लियर? यस। ठीक है, पहला टॉपिक कवर हो गया, व्हाट इज सर्वे डिफाइन कर लोगे, उसके मैंने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, कैसे करते हैं एक आइडिया दे दिया, क्या सरफेस होता है, हमारे टाइप्स ऑफ सर्वे मैंने पहले बता दिए। दो टाइप के बेसिक सर्वे होते हैं, दैट इज प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। कभी भूलोगे नहीं ना ये चीज का? नहीं सर। ठीक है, दिस इज व्हाट द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। पहला था क्लासिफिकेशन। अब देखो कृतिका के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे जो किया, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ सर्वे। मैंने पिछली बार भी ये चीज बताई थी कि अगर पर्पस ऑफ द सर्वे पे जाओगे तो उसका क्लासिफिकेशन अलग होगा, अगर आप इंस्ट्रूमेंट के आधार पे जाओगे तो उनका क्लासिफिकेशन अलग होगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज द ऑन द पर्पस ऑफ द सर्वे, द सर्वेइंग इज क्लासिफाइड एज टोपोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, इसमें आपका पर्पस डिफाइन है, किस पर्पस के लिए आपको सर्वे करना है। आपको अगर पानी के बारे में जानकारी चाहिए तो उस सर्वे को क्या बोलोगे? सर एक बार सारा नाम बताइए जरा। हाँ चलो, अब मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ शुरुआत से। टोपोग्राफिकल, इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजिकल, और एक हमारा कौन सा छूट गया? इंजीनियरिंग, कैडेस्ट्रल। वेरी गुड। ठीक है, तो इन चारों का आप देखो डिफाइन करते जा रहा हूं, एक एक बार पढ़ लो, सिंपल है ना। टोपोग्राफिकल सर्वे, दीज सर्वे आर यूज्ड टू ऑब्टेन द मैप्स व्हिच शो डिटेल्स ऑफ द नेचुरल मैन-मेड फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग द एलिवेशन। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल सर्वे क्या बता रहा है? आपका सारा नेचुरल और मैन मेड स्ट्रक्चर्स जो भी हैं उनके बारे में जो भी सर्वे हमें मतलब सर वो बताएगा, दैट इज नोन एज टोपोग्राफिकल सर्वे। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज इंजीनियरिंग सर्वे, जो हम लोग करने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग सर्वे, द सर्वे यूज फॉर इंजीनियर वर्क्स लाइक हाईवे, सीवर, ब्रिजेस, इन सब के लिए जो सर्वे किया जाएगा दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, यस हाँ सर। सर। अब यहां पे मैंने बिल्डिंग यूज क्यों नहीं किया बताओ? सर बिल्डिंग ही थोड़ी आती है, ब्रिज रोड्स ये सब भी तो आते हैं। मतलब बिल्डिंग आएगी या नहीं आएगी ये पूछ रहा हूं मैं। आएगी, शायद आएगी। कितने लोगों ने अपना अपना घर बनवाया है? सर मैंने मैंने। सबने बनवाया है? बुलाया था सर्वेइंग इंजीनियर को, बुलाया था नहीं बुलाया था? सर आया होगा, ये नहीं तब तक नहीं पता था सर। तब तक नहीं पता था, भाई तो साहब पापा ने आए, बुलाया होगा? हो सकता है। बुलाया था?
सर एक आर्किटेक्ट हायर कर दिया था बस, और उसने ही सब कुछ किया है, जो भी सिविल इंजीनियर्स आए अभी। हाँ, सिविल इंजीनियर सर कुछ आए हैं जो लिफ्ट लगा रहे हैं अभी। अच्छा, चलो मैं एक चीज बता रहा हूँ। देखो, जब घर बन रहा होता है ना, तो ऑलरेडी यू विल हैव द लेंथ, एंड जब आपने प्लॉट लिया होगा तो आपको सारी चीजें मिल गई होंगी, तो आपको सर्वेयर इंजीनियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ गए? मतलब समझे नहीं बन गए? जब आपको लेंथ और सब कुछ मिला हुआ है तो आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्वे में क्यों क्या मेंशन किया? हाईवे। हाईवे कहाँ पे हाईवे बनेगा? सिंपल सी बात है, जहां पे रास्ता नहीं बना होगा। कौन सा ऐसा जगह होगा जहां पे रास्ता ना बना होगा? बताओ जल्दी। रोड नहीं बनी होगी, कौन सी ऐसी जगह होगी? अभी के प्रेजेंट टाइम में किस जगह रोड नहीं बनी है, बताओ। कुछ तो सर बोलो, आवाज मतलब आ कोई रही है मेरी? स्पेसिफिक एरिया? हाँ सर। देखो, आज के टाइम में हर जगह रोड है। अब मैं पूछ रहा हूँ किस जगह रोड नहीं होगी। चलो अंकिता ही बताओ, आपके घर के आसपास देखते हो ना, कौन सा एरिया ऐसा रिवर, है जहां पे रोड नहीं है अभी तक? रिवर्स के ऊपर रिवर्स के रिवर्स के ऊपर। ऊपर? बिल्कुल, देखो रिवर्स के ऊपर बोलो या रिमोट एरिया, जहां पे अभी या तो विलेजेस हो या फिर ऐसी चीज हो, आजकल हर जगह रोड है। तो जब भी आपको हाईवे डिजाइन करना होगा या हाईवे बनाना होगा ना, तो वहां पे आपको नई जगह जाना है। ठीक है, हाईवे, ब्रिजेस, ऐसा नहीं कि पहले से फिक्स हो गया था कि यहीं पे ब्रिज बनाना है, तो वहां की लोकेशन, वहां के पॉइंट्स आपके पास नहीं है, तो वहां के लिए आप सर्वे करने जाओगे। ठीक है, दैट इज इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, एक तो सर्वे चलो आपको जीपीएस और ये सब चीजें बता रहा है कि इसकी लोकेशन ये है, इसकी लेंथ ये है, लेकिन उसके बाद भी आपको प्रॉपर चीज करनी है, मतलब प्रॉपर अपनी लोकेशन निकालनी है, तब तो सर्वे का यूज हुआ ना। कि मतलब अब तो चलो हमारे पास जीपीएस है, जीपीएस है, सारी लोकेशन है हमारे पास, सबकी लेंथ वेथ सब निकल जाएगी। आज आप गूगल चार्ट पे डालो ना कि मुझे मोदी यूनिवर्सिटी में इस जगह पे यहाँ यहाँ पहुंचना है, सब चीज मिलेगी। आप अपने घर का एड्रेस डालो तो सब कुछ मिलेगा, उसकी लेंथ वेथ सब मिल जाएगी। लेकिन अब आपको उसी घर में 5 स्टार होटल बनाना है। ठीक है, 5 स्टार होटल बनाने के लिए 30-40 वो बनानी है, तो अब आपको 1 mm का भी लेवल अगर चेंज होगा ना, तो वो पूरा स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा। समझ में आया? लेकिन घर के लिए इतनी सारी चीजें हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और घर भी हमारा ऐसा नहीं है कि लोकेशन फिक्स हो जाती है। ठीक है, मतलब अब ऐसा रिमोट एरिया में तो आप घर नहीं बनाओगे, नक्सली एरिया में तो आप जाके अपना घर नहीं बनाओगे ना। लेकिन अगर फिर वहां पे भी बनाना होगा, तो वहां पे भी आपको ये सर्वे करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर लोकेशन निकालेगा। अब यहाँ इंजीनियर वर्ड में क्यों यूज कर रहा हूं? करने को तो ये कॉन्ट्रैक्टर बता देगा, कुछ भी कर देगा। वो लेवलिंग कौन करता है आपके घर की? मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, तो वहां पे इंजीनियर कुछ काम भी नहीं किया होगा, वहां पे सारे कॉन्ट्रैक्टर और लेबर ही काम करती होंगे। और ऐसी बात नहीं कि घर अच्छा नहीं बना होगा, बहुत अच्छा बन गया होगा, क्योंकि दे हैव मोर एक्सपीरियंस। ठीक है, लेकिन जहां पे हमें कुछ नई चीजें बनानी है, या बहुत ज्यादा हमारे पास सेफ्टी और ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट के ब्रिजेस हो गए, ठीक है, या गवर्नमेंट बोल रहा हूं मैं, ब्रिजेस हो गए, तो ब्रिजेस में आप 1% छोड़ दो, 0.11 mm की भी एरर आप नहीं चाहते हो। ठीक है, मतलब आपको एरर फ्री हर चीज बनानी है, क्योंकि वहां अगर एरर आ गई ना, तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? हम वहां पे इंजीनियरिंग सर्वे का यूज करेंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes, नाउ sir. कमिंग टू द कैडेस्ट्रल सर्वे। इंजीनियरिंग हो गया, कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होगा? जहां पे, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, कैडेस्ट्रल सर्वे ना होम डिस्प्यूट जहां पे होते हैं, जैसे कि क्या होता है ना, मान लो भाई भाई की जमीन थी, ठीक है, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अब लड़ाई हो गई, में तूने घर बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके की जो डिस्प्यूट होते हैं, दैट इज अंडर द कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, यूज फॉर डिमार्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी लाइंस, प्रॉपर्टी लाइंस का डिमार्केशन करने के लिए। अब देखो सिंपल सी बात है, लड़ाई होने लग गई, कृतिका और हर्षिता में लड़ाई हो गई, दोनों बहनें थी। ठीक है, लड़ाई होने लग गई कि तूने मेरे एरिया में घर बना दिया है। ठीक है, होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब जॉइंट फैमिली होती है ना, तो कई बार ऐसा होता है, बगल बगल में जमीन होती है, बगल बगल में जमीन होती है, पहले तो बहुत बढ़िया प्यार मोहब्बत चल रहा होता है, लेकिन कभी कभी दिमाग खराब होता है, तो यार तूने मेरे एरिया में कैसे बना ली? तो वहां पे जो सर्वे किया जाता है ना, वहां पे कैडेस्ट्रल सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो वो विद द हेल्प ऑफ वो निकालेंगे कि आपका एरिया इतना था, जैसे मान लो 500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है दोनों का। ठीक है, अब कृतिका ने मतलब कृतिका एक्सपर्ट थी, तो उसने क्या कर दिया, 300 किलोमीटर स्क्वायर में अपना एरिया बना लिया, और हर्षिता सीधी साधी थी, तो उसने 200, उसका 200 में ही बना हुआ था। लेकिन हर्षिता का दिमाग सनका, बोली कि मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो बोली कि मेरे को भी अब 250, मतलब आधा आधा दोनों की प्रॉपर्टी थी, तो भैया मेरे को भी अपना 250 में बनाना है, अब कृतिका का मैं घर तोड़वाऊंगी। तो इसके लिए किसको बुलाएगी? ये कैडेस्ट्रल सर्वे वालों को बुलाएगी कि सर्वे करके देखो कि किसका एरिया कितना कितना है। ठीक है, तो वहां पे वो कैडेस्ट्रल सर्वे करेंगे। क्लियर? अब भूलोगे नहीं ना कभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे, नहीं भूल जाओ तो कृतिका और हर्षिता लड़ाई कर लेना, याद आ जाएगा। ठीक है अंकिता? Okay. हाँ सर। ठीक है, नाउ
कमिंग टू द हाइड्रोग्राफिकल सर्वे या हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। दिस सर्वे आर नियर द वाटर बॉडीज लाइक हार्बर, लेक, रिवर, इनके आसपास जो भी सर्वे किए जाते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल बोलो या हाइड्रोग्राफिकल बोलो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हाइड्रो जहां पे आ जाए ना, वाटर रिलेटेड जो भी हमारा सर्वे होगा दैट इज डन बाय द हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। क्लियर? यस सर। अब इसमें सॉरी 4 नहीं 2 और हैं। वन इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब सिंपल सी बात है, एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड से क्या कहां का सर्वे होगा? द सर्वे इज टू डिटरमाइन द लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड द लोकल मीन टाइम और एनी ऑन एनी अर्थ सरफेस, ठीक है। मतलब सर्वे ऑफ हेवनली बॉडीज जो होती है ना, उनका सर्वे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। क्लियर? यस सर। एक और आता है जियोलॉजिकल सर्वे। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट सेट ऑफ द अर्थ सर्फेस। अर्थ सर्फेस की अगर डिटेल डालनी हो तो दैट इज जियोलॉजिकल सर्वे। 6 सर्वे बता दिए मैंने कौन कौन से। हमारा जियोलॉजिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, हमारा इंजीनियरिंग सर्वे और पहला इज टोपोग्राफिकल सर्वे। 6 होते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द सर्वे। याद हो गया सबको? Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे होते हैं, उनके आधार पे हमारा सर्वे का नाम दे दिया गया है। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन इज चेन सर्वे। अगर आप चेन यूज करके सर्वे करते हो दैट इज चेन सर्वे। अगर आप कंपास यूज करके सर्वे करते हो दैट इज कंपास सर्वे। अगर आप लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके करते हो दैट इज लेवलिंग। इसी तरह प्लेन टेबल सर्वे का यूज करके करोगे तो प्लेन टेबल सर्वेइंग। थियोडोलाइट का यूज करके करोगे तो थियोडोलाइट सर्वेइंग। टेकोमेट्री का यूज करके करोगे तो टेकोमेट्रिक सर्वेइंग। फोटोग्रामेट्री का यूज करोगे तो फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग। 7 तरीके के सर्वेइंग बता दी मैंने। फिर से बोलना। अब सुन लो। चेन सर्वेइंग इज व्हाट? इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द सर्वेइंग which only measure the linear or which only done the linear measurement, ठीक है, with the help of chain और tape, ठीक है। नो एंगुलर मेजरमेंट इज टेकन। चेन सर्वेइंग का मतलब क्या है? सिर्फ लीनियर मेजरमेंट करना। अभी यहाँ पे एंगल की बात नहीं करोगे। लीनियर मेजरमेंट किसकी मदद से? चेन की मदद से या टेप की मदद से? टेप सबने देखा है? हाँ सर। अभी मैं फटाफट से दिखा दूंगा आपको। 10 बजे तक मैं ये थ्योरी करवाऊं तो मैं एक एक बार ना पूरी चीजें दिखा रहा हूँ, ठीक है। और मतलब अच्छे लेवल पे पीडीएफ में आपके पास अवेलेबल है तो पीडीएफ भी एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। तो चेन सर्वेइंग हमारा क्या हो गया इसमें कि आप लीनियर मेजरमेंट लोगे, देयर इज नो एंगुलर मेजरमेंट। क्लियर? नाउ कमिंग टू द कंपास सर्वे। कंपास सर्वे, अब ये सारी चीजें अभी दिखाऊंगा मैं, कंपास क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो कंपास सर्वे की मदद से आप एंगल मेजर कर सकते हो, ठीक है। अब मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल। लीनियर मेजरमेंट आर डन विद द चेन एंड टेप। अभी कंपास सर्वे में भी आप चेन और टेप का यूज करोगे। किस लिए? लीनियर मेजरमेंट के लिए। और हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट के लिए आप चेन और टेप का यूज करोगे, लेकिन वर्टिकल एंगल्स के लिए आप कंपास का यूज कर लोगे, ठीक है। मतलब सॉरी, वर्टिकल एंगल नहीं, हॉरिजॉन्टल एंगल की बात हो रही है। एक कंपास लगाया दूसरे स्टेशन पे, अभी सारी चीजें मैं समझाऊंगा, तो अभी सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि कंपास सर्वे में क्या कंपास का यूज कर रहे हो, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट कर रहे हो। और यहां पे भी आप चेन और टेप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने। यस। नाउ कमिंग टू द लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ सर्वेइंग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव एलिवेशंस, ठीक है। लेवलिंग कहां पे यूज करेंगे? रिलेटिव एलिवेशंस निकालने के लिए। एलिवेशंस क्या है? एलिवेशन आपका वर्टिकल फॉर्म में आ गया। एलिवेशन सबको पता है ना। तो एलिवेशंस निकालने के लिए जहां पे आप लेवल इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे दैट इज नोन एज लेवलिंग। क्लियर? प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल क्या मतलब? एक टेबल होगी जिस पे आप अपना चार्ट रखोगे और जिस लोकेशन से आपको मेजर करना है ना, जैसे देखो प्लेन टेबल का मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इनको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन प्लेन टेबल, आपने एक टेबल ली, टेबल पे आपने अपनी चार्ट लगाया, चार्ट पे आप उस लोकेशन पर गए, पर्टिकुलर लोकेशन जो आपको अपने चार्ट पे चाहिए, ठीक है। तो उस लोकेशन को आप मार्क कर लोगे, वही होगा स्केल का। जैसे कि मान लो मोदी यूनिवर्सिटी है, मोदी यूनिवर्सिटी में आप मेस गए, ठीक है, तो आप शुरुआत करोगे मोदी यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से। वहां पे आपने टेबल ली, ठीक है, टेबल को उसी पोजीशन पे जिस पोजीशन से शुरुआत किया उस पोजीशन से आपने अपने मतलब एग्जैक्ट पोजीशन को अपने चार्ट पे ले लिया, ठीक है। वो तरीके होते हैं प्लम बॉब और ये सारी चीजें होती हैं, इनका यूज करके आपने ले लिया। उसके बाद आप वहां से खड़े हो गए और फिर आपको देखना होगा कि मतलब मान लो आपको मेस बनाना है, प्लेग्राउंड बनाना है, एंट्री गेट बनाना है, तो ये सारी चीजों का आप अपने चार्ट पे अगर मतलब बनाना चाहते हो ना, उनका प्लान कि प्रॉपर लोकेशन कितनी है, कितनी डिस्टेंस पे है, तो उनका शॉर्ट फॉर्म करके आप अपनी चार्ट पे बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल। कुछ कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत। सर एक बार फिर से। हाँ, एक जैसे आप अपनी शीट्स बनाते हो,
आप क्या करते हो, अपनी शीट आपने टेबल पे लगा दी, ठीक है। अब आप जिस लोकेशन से स्टार्ट कर रहे हो ना, वहां की पोजीशन अपने चार्ट पे ले लिए, ठीक है। मतलब जहां से आपने शुरू किया उस पोजीशन को अपनी चार्ट पे ले लिया, तो वो आपका एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट के फॉर्म में आ गया कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट यहाँ पे है। अब उस आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट से आप साइड करोगे, ठीक है, मतलब देखोगे कि मेस किस डायरेक्शन में है, आपका प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन में है, वो साइड करके एक, मतलब देखो पहली चीज तो ये जो प्लेन टेबल होता है इट इज इन द ओपन एरिया, ठीक है। ओपन एरिया में ऐसा होता है, अब ओपन एरिया सिंपल सी बात है, जब आप सर्वे कर रहे होते हो तो वहां पे तो कोई स्ट्रक्चर बना नहीं है, आपके पास ओपन एरिया रहता है, तो वहां पे ले जाके आप प्लेन टेबल कर सकते हो। देखो प्लेन टेबल का मतलब है क्या, प्लेन टेबल का मतलब वही हो गया जैसे जो आपको लेंथ एरिया अपने चार्ट पे चाहिए, ठीक है। जो मैंने अभी शुरुआत में पूरा बताया ना कि मान लो हमारा 10 किलोमीटर का एरिया है, 10 किलोमीटर का एरिया को हम अपने चार्ट पे बनाना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल यू कैन मेक इट, ठीक है। कहां पे क्या लोकेशन है, कहां पे एंट्री है, कहां से एग्जिट है, कहां पे क्या चीज होगी, तो वो शॉर्ट फॉर्म में एक आपका प्लान की तरह तैयार हो जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल। अभी करेंगे प्लेन टेबल, देखेंगे सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो अभी समझने के लिए क्या होता है, प्लेन टेबल इज अ सर्वेइंग a plan map is prepared by determining the direction of the various points and taking their linear measurement with chain or tape, plotting and preceding is successive, ठीक है। मतलब चेन टेप से आप मेजर कर सकते हो डिस्टेंस, ठीक है, लेकिन आपका जो प्लान बनेगा विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल, आपके टेबल पे पूरा प्लान तैयार हो जाएगा कि क्या चीज आप बना रहे हो, क्या चीज एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमारी ग्राउंड पे। क्लियर यस सर। है ना। Yes, sir. नेक्स्ट इज थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे क्या होता है, थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। In it the horizontal and the vertical angle are measured with the help of theodolite and linear measurement is done with the help of, देखो यहाँ पे याद रखना लीनियर मेजरमेंट हमेशा हम चेन और टेप से ही कर रहे हैं, बाकी जो भी एंगुलर मेजरमेंट हो रहे हैं वो हम इक्विपमेंट के यूज से कर रहे हैं, ठीक है। तो थियोडोलाइट भी एक इक्विपमेंट है बहुत अच्छे से, अगर आप मतलब बहुत दूर तक देखना चाहते हो ना तो वहां टेलीस्कोप लगा हुआ है, उससे आप बहुत दूर दूर तक की चीजें देख सकते हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट इसलिए काम आता है कि आपका एंगल मेजरमेंट किस लोकेशन से किस पॉइंट से बहुत दूर दूर तक, ठीक है, तो ये चीजें निकाल सकता है, तो थियोडोलाइट की हेल्प से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट थियोडोलाइट सर्वेइंग। इस तरह टेकोमेट्री सर्वे होता है। इन दिस टाइप ऑफ सर्वे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस एंगल आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टेकोमीटर। जैसे थियोडोलाइट का यूज किया वैसे ही टेकोमीटर का यूज करके आप उससे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल निकाल सकते हो। नेक्स्ट इज फोटोग्रामेट्री सर्वे। फोटोग्रामेट्री सर्वे जैसे कि कृतिका एक्सपर्ट है ना फोटो लेने में। अब फोटो कहां से लेनी है, आपको एरोप्लेन पे बैठ के लेनी है, ठीक है। आप एरोप्लेन पे बैठे हो और ऊपर से आपको फोटो लेनी है। अब फोटो याद, हमारा मोबाइल है ना, अब मोबाइल नया नया मोबाइल क्यों लेते हो, ताकि उसकी पिक्सल्स अच्छे हों, उस पिक्सल्स पे भी मतलब एकदम एग्जैक्ट फोटो आए, ठीक है। तो ऊपर से जो फोटो ली जाती है वो आप सोच भी नहीं सकते कितने पिक्सल की होती हैं, एक एक मतलब एज इट इज, मतलब सारी चीजें ऊपर से आप एक तो डिस्टेंस से ले रहे हो, तो मतलब बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर ली जाती हैं, उनसे फिर फोटोग्रामेट्री सर्वे होता है, हर एक पॉइंट कहां पे है, कौन सी लोकेशन पे है, ठीक है। तो इन इट सर्वेज कैरीड आउट बाय टेकिंग द फोटोग्राफ, अ कैमरा फिटेड ऑन द एरोप्लेन। एरोप्लेन में एक कैमरा लगा होता है। इट इज यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल मैपिंग एंड फॉर ऑब्टेनिंग टोपोग्राफिकल डिटेल ऑफ एरिया विच आर डिफिकल्ट टू एक्सेस। मतलब कहने का मतलब है आप उस लोकेशन में पहुंच नहीं सकते, ठीक है, काफी रिमोट एरिया है जहां आप जा नहीं सकते, तो आप एरोप्लेन की मदद से फोटोग्रामेट्री सर्वे से उनकी डिटेल लेते हो, ठीक है। कौन कौन कर रहा है फोटोग्रामेट्री सर्वे, देखो उसके लिए आपको मतलब पैसे भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जिस एरिया को आप असेस ना कर पाओ इजीली, ठीक है, आप बाई वॉकिंग या बाई कार या ना जा पाओ, तो उस जगह के लिए आप फोटोग्रामेट्री सर्वे यूज कर लेते हो। क्लियर। These are the basis of classification based on the instrument, classification based on the, हमने क्या क्या कर लिया, based on the instrument कर लिया, based on the purpose कर लिया, और basic दो कर ही लिए, ठीक है। क्लियर है। यस सर। नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे, जो अंकिता का क्वेश्चन था, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं, तो अभी थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पहले सवाल पूछ लिया जाए, पहला प्रिंसिपल कौन बताएगा। सर वो होल 2 पॉइंट वाला था। हर्षिता बताओ। कॉपी से नहीं बताना है, मैं इतना मेहनत क्यों करता हूं, ताकि आपको याद हो जाए, आपको देखने की जरूरत ना पड़े दोबारा। फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्किंग। कृतिका, हर्षिता नहीं बता पा रही है। सर आपने बता ही दिया, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वेरी गुड। इसको कौन समझा देगा, इसका मतलब मेरे को नहीं समझ में आता, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है।
सर ये याद है मुझे, लेकिन सर पॉइंट कैसे ढूंढते हैं वो नहीं पता है। अच्छा, सर वही था, पहले बड़े एरिया का हम लोग सर्वे करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब बड़े एरिया का पता चल जाएगा, तो फिर छोटे एरिया का सर्वे करना इजी रहेगा। पढ़ के आए हो सब लोग, है ना? वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब मैंने पूरी कहानी बताई थी, अब मैं एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज टू लोकलाइज द एरर। ठीक है, इसका पहला पर्पस क्या होता है? टू लोकलाइज द एरर, मतलब एरर को कम से कम करना, एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। ठीक है, लोकलाइज करना एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन, मतलब कहने का मतलब है हम एरर को बढ़ाना नहीं चाहते, हम एरर को कम करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम छोटे से बड़ा करेंगे, मतलब वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल करेंगे, तो एरर क्या होंगी? एक्यूमुलेट होंगी। ठीक है, तो व्हाट वी वांट, वी डोंट वांट, सॉरी वी क्या था है ना, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज टू लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन, उनके एक्यूमुलेशन को रोकना है। इफ वी वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, एरर एक्यूमुलेट एंड एक्सपेंड्स। ठीक है, आप अगर छोटे से बड़े में जाओगे तो एरर बढ़ेगी और बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? पहला प्रिंसिपल हमें कभी नहीं भूलना है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सोते जागते भी आपको याद आना चाहिए व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पहला प्रिंसिपल। नाउ कमिंग टू द सेकंड प्रिंसिपल। Second principle is locate a point at least by two measurement। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? मैंने पिछली बार भी ये बताया था, locate a third point with the help of 2 point। ठीक है, इसको एग्जैक्ट आप बोल सकते हो, locate a point at least by 2 measurement। मतलब कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट को जब आप मार्क करोगे तो कम से कम 2 मेजरमेंट तो लेना ही लेना। ठीक है, ताकि एरर होने के चांसेस कम से कम हो। जैसे कि 2 मेजरमेंट आप कैसे बोलोगे? मान लो ये 2 पॉइंट या 1 पॉइंट आपने ले लिया, 1 पॉइंट आप कैसे लोगे? कहीं पे भी आप गए साइड पे, ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं पता है, आप एक साइड पे खड़े हो गए, 1 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लेने के लिए क्या है? एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। तो ट्रायंगल आप कॉपी पे बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक लाइन तो आपको बेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, एक कोई बेस लिया, उसके बाद आप तीसरा पॉइंट मार्क करोगे। जैसे ये 2 पॉइंट हो गए, ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, इस 2 पॉइंट के रिस्पेक्ट में तीसरा पॉइंट जब आप लोगे तभी तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस सर। है ना? तो कहने का मतलब ये है, लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट बाय 2 मेजरमेंट। अब यहाँ पे ये 2 पॉइंट तो फिक्स हो गए, अब इससे जो तीसरा पॉइंट जो आपने लिया ना, उससे आपके 2 मेजरमेंट हो गए, मतलब इससे भी आप मेजर कर सकते हो और इससे भी मेजर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? सर लेकिन वो पहला 2 पॉइंट ही किस बेसिस पे लिया जाता है? हाँ देखो, पहला 2 पॉइंट, अब देखो कुछ तो मतलब थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा ना, कि मतलब देखो आप जब साइड पे गए, अभी आपके पास कोई पॉइंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट आर्बिट्री ले सकते हो, कोई सा भी पॉइंट ले लिया आपने। ठीक है, अब देखो कोई एक बेस तो चाहिए ना कहीं से आपको स्टार्ट करने के लिए। आप कैसे, मतलब कोई भी चीज आप साइड में पूरा पूरा ओपन है, अब आप कहां से स्टार्ट करोगे? कहीं से तो मेजर करना स्टार्ट करोगे ना। तो एक आर्बिट्री पॉइंट लिया आपने। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है ना, कि आपको मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाए कितनी लेंथ है, क्या है। देखो आपके पास सबसे पहले जब आप इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताया अभी तक इंस्ट्रूमेंट में क्या बताया, चेन बताया आपको। ठीक है, तो चेन से लेंथ मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको 2 पॉइंट चाहिए। विदाउट 2 पॉइंट आप लेंथ मेजर ही नहीं कर सकते हो, करना है ना कहीं से। तो आप एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, कोई सा भी ले लो। अब मैं ऐसा नहीं बोला कि मैं जो कह रहा हूं वही ले लो, आपकी जो मन करे साइड पे आप एक ले लो, लेकिन ध्यान रखना। ठीक है, अब होते ना यहाँ पे, मान लो ये कॉपी है। ठीक है, इस कॉपी पे अब सब लोग बताओ, मैं 3-4 पॉइंट के एग्जांपल बता रहा हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे ले लूं मैं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे ए हो गया, ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो अब कौन से 2 पॉइंट्स लोगे? खुद से सोचो। मार्क करूं क्या मैं? रुक जाओ। पॉइंट दिख रहे हैं ना सबको? पॉइंट तो नहीं दिख रहा है, मैंने मारे ही नहीं है। तो ये पॉइंट दिख रहा है, बड़ा गोला कर दिया मैं। ये अंकिता, ठीक है, अंकिता दिख रही है, अंकिता यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ये कृतिका, ठीक है, और एक ये हर्षिता। अब मुझे बताओ 2 पॉइंट कौन कौन से लोगे? एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट सेंटर में, एक पॉइंट यहाँ पे। कौन सा पॉइंट लोगे फटाफट? सर मतलब वो पहला आर्बिट्री पॉइंट जैसा। अंकिता बताओ कौन सा पॉइंट अब ये 3 पॉइंट मैंने और भी मान लो, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ले लिए। अब इसमें से मैं पूछ रहा हूं, मुझे 2 पॉइंट चाहिए।
अब ये 2 पॉइंट कौन सा लोगे ये बताओ। सर जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जो ऊपर ऊपर वाले। ये और ये हाँ सर। या सेंटर, कौन सा ये तो बताओ, ये और ये या ये सेंटर? अंकिता, हर्षिता और कृतिका। सर आई गेस अंकिता और हर्षिता सर, पता नहीं। तो हर्षिता, हर्षिता सही है गलत है? हाँ सर शायद यही होगा, अंकिता कृतिका, और हर्षिता वाला। कृतिका को क्यों छोड़ रहे हो? गलत बात है ना ये। सर वो तो बीच में खड़ी है ऐसे ही। सामने देखो लड़वा रहा हूं तुम लोग को मैं। मेरे को कोई रीजन बताएगा वाई नॉट कृतिका? कृतिका सेंटर में आराम से, सेंटर में आराम कर रही होगी। शायद उन 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग सेंटर लिया जाएगा। उन 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग सेंटर आ जाएगा। चलो ये 2 पॉइंट तो मैं मान ले रहा हूं अंकिता हर्षिता सही है, ये आर्बिट्री 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल कहता है ना, लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट बाय 2 मेजरमेंट, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट लेना होगा वो कैसे लोगे? अब जो तीसरा पॉइंट लोगे वो कैसे लोगे, फटाफट से बताओ। इतना सर वो तो लेंथ से पता चल कोई जाएगा बताएगा? ना, नहीं कि बताएगा। इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से इतना मेजरमेंट दूर ये पॉइंट ऐसे, तो वो पॉइंट तो आ जाएगा ना, क्योंकि एक बार हमें पता कैसे चल लोगे? गया कि हाँ से मैथमेटिक्स पढ़ के आ रेफरेंस। रहे हो, मैथमेटिक्स में एक वो चीज है सर हाइपोथेन सर। क्या, पिछली बार मैंने बताया था क्या? हाइपो, क्या फिर से बोलो अंकिता? सर हाइपोटेन्यूस। हाइपोथेनस लेकर। हाँ सर। हाँ, हाइपोटेन्यूस क्या होता है? सर वो कैसे कैसे बताओ 90 तो मेरे को, डिग्री फटाफट के बताओ जल्दी। ऑपोजिट। सर सर हाइपोटेन्यूज वो सर राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल हाँ पे राइट लाइन एंगल होती है के वो होती है। ऑपोजिट होता है। तो वेरी राइट गुड। एंगल के हमारे पास ऑपोजिट ना जो लाइन होता है मैथमेटिक्स ना। हमें ये ऑप्शन देता है कि हम इन सब चीज का यूज कर सकें। कैसे पता है? हम कृतिका, समझ में आ रहा है ना? क्या करें, 2 पॉइंट हमारे पास हैं, 2 पॉइंट हैं, हम इसका क्या बना दें? हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दें। कोई किसी को पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है? फटाफट बताओ, देखो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, मेरे को आगे पढ़ाना है आज। हाँ हाँ सर आई गेस। पता है तो जल्दी जल्दी बताओ, देखो इतना टाइम मैं। चलिए वो मिड कंपास से पॉइंट बनाते लेके होता है ना कुछ। हाँ, कंपास से बनाते, कैसे बनाते थे अंकिता? फटाफट बताओ जल्दी। सर सही एक सही सही है, एक कंपास से बनेगा। मैं थोड़े सर सबसे आसान काम होता है, एक लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सबसे आसान काम है, सबसे आसान। सर पहले तो उसका मिड पॉइंट हम लोग को पता चल जाएगा अगर पूरा लाइन का पता है तो, एंड देन उसके बाद 90 डिग्री बनाना वेरी है गुड उसको। वेरी गुड वेरी गुड। याद रखना कंपास में मिड पॉइंट की जरूरत ही नहीं है। कंपास में क्या करते थे, एक पॉइंट से खड़े हुए दूसरे पॉइंट पे खड़े हुए, मोर देन हाफ, हम हाफ से जितना भी हाँ ज्यादा, सर अभी वो मेजर ही नहीं करना, मोर देन हाफ लेते थे। सर एक आर्क आर्क लगा के ऊपर, दोनों एक तरफ आर्क नीचे, दूसरे पॉइंट पे यस खड़े हुए, दूसरा आर्क नीचे, तीसरा आर्क नीचे, ये बन गया क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? याद आया किसी को कुछ? हाँ याद आ यस गया सर सर। थैंक यू। याद आ गया? तो ये सब चीजें याद रखा करो, है ना। कृति को नहीं आया तो मैं एक बार बताऊं फटाफट से। नहीं आ गया सर। नहीं आ गया नहीं सर सर। याद है आज याद। बना के देखना सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। चलो अभी तो नहीं सर टाइम याद है। आ गया, बहुत किया है। चलो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट हमारे पास है, उससे हम तीसरा पॉइंट मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। या फिर अगर एक पॉइंट से हमें एंगल पता है, ठीक है। अब देखो ये एंगल का खेल यहीं से आया, क्यों हम थियोडोलाइट और इस पे गए, क्योंकि हम एंगल मेजर कर सकते हैं। इस पॉइंट से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को खड़ा करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास से हम एंगल मेजर कर सकते हैं उस थर्ड पॉइंट का। समझ में आ रहा है? देखो कहने का मतलब है, यहाँ पे अंकिता खड़ी है, यहाँ पे हर्षिता खड़ी है, यहाँ पे कृतिका खड़ी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे अंकिता है, यहाँ पे हर्षिता है, इन्होंने ये लाइन मेजर की। अब यहाँ पे इन्होंने रखा कंपास, या यहाँ पे रखा थियोडोलाइट, थियोडोलाइट से कृतिका को देख रहे हैं, तो वो एंगल मेजर हो गया, ठीक है। वो एंगल मेजर हुआ इसमें, और वही इंस्ट्रूमेंट उठा के यहाँ पे ले गए, फिर यहाँ से वो एंगल मेजर किया, तो ये क्या बन गया, एक पूरा ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल जैसे ही बना, आपके पास ट्रायंगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। ट्रायंगल का आप एंगल निकाल सकते हो, ट्रायंगल के आप साइड निकाल सकते हो, ट्रायंगल का आप सारी चीजें निकाल सकते हो, एरिया भी निकाल सकते हो। क्लियर यस सर। है ना? बहुत टेंशन हुआ, लेकिन सुनो एक बात सुनो, इसलिए हम ट्रायंगल बना रहे हैं।
अब ये छोटे 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 ट्रायंगल बन के पूरा एरिया का हमने क्या कर लिया, पूरा एरिया कैलकुलेट कर लिया, एरिया का हम मतलब एरिया कैलकुलेट कर लिया, लेंथ आ गई हमारे पास, सब कुछ आ गया। उसके बाद हम इसको कंबाइन करके पूरा का पूरा एरिया निकाल लेंगे। यही काम है सर्वेइंग का। क्लियर हुआ, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है, बोलो जबरदस्ती आप क्लियर करवा देते हो, नहीं भी हो तब भी, है ना। चलो, दिस इज व्हाट द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, अब देखो ये जो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल का हो सकता है आपको 2 साइड पता हो, एक एंगल पता हो सकता है 3 साइड पता हो सकता है 3 एंगल पता हो सकता है एक एंगल पता हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप पाइथागोरस लगा के कुछ ना कुछ लगा के आप सारी चीजें कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे ट्रायंगल बनाया जाता है। क्लियर? क्यों नहीं स्क्वायर या कोई और चीज नहीं बनाई गई? स्क्वायर में आपको 4 साइड मेजर करनी पड़ेगी, तो आप ट्रायंगल की मदद से आप सारी चीजें निकाल लेते हो। क्लियर? हाँ सर। चलो, अब इतना बेस बन गया कि सर्विंग क्या होती है। अब हम लोग आते हैं किस चीज पे, डायरेक्ट लेवलिंग पे। ठीक है, लेवलिंग इज योर 4th यूनिट, लेकिन मैं यहाँ पे पीपीटी तैयार है तो मैं लेवलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? अभी किसी को कुछ पूछना हो तो फटाफट पूछो, 1 मिनट आपके पास। हाँ, वो थोड़ा नहीं सर। बैटरी नहीं लगी नहीं। तो ठीक है। हाँ, कुछ पूछना है? नहीं, नहीं सर। नहीं सर। सब इतने टैलेंटेड हो गए, कुछ डाउट ही नहीं आता आप लोग को। चलो, लेवलिंग दिख रहा है सबको? लेवलिंग दिख रहा है? हाँ हाँ सर। है ना। चलो फटाफट से देखो, थोड़े से टर्म्स हैं, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं, फटाफट मैं करता हूं। लेवलिंग इज द ऑपरेशन ऑफ द डिटरमाइनिंग द डिफरेंट ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर। यही चीज बताई थी, क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिवेशन ऑफ द पॉइंट्स। यहां पे लेवलिंग में याद रखना एलिवेशन ऑफ द पॉइंट्स आ जाएगा, क्योंकि लेवल निकालना है। लेवल क्या होता है हमारा, देखो इट इज द पार्ट ऑफ हाइट। ठीक है, हाइट की बात आएगी जहां पे भी, दैट इज एलिवेशन। क्लियर है? यस सर। है ना। कहीं डाउट आए तो रोकना, नहीं तो मैं थोड़ा सा स्पीड से ही चल रहा हूं। ठीक है, नाउ व्हाट इज एलिवेशन? एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट इज द वर्टिकल डिस्टेंस अबव और बिलो द रेफरेंस लेवल कॉल्ड एज डेटम। डेटम क्या होता है, अभी मैंने थोड़ा सा बताया था, डेटम इज रिलेटेड टू द बेंचमार्क। एक डेटम एक फिक्स पॉइंट होगा, ठीक है, जिसको आप मतलब मान लो कृतिका का मन किया, कृतिका ने 100 मीटर एक डेटम मान लिया, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में वो निकालेगी एलिवेशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, या हर्षिता का मन आया, हर्षिता ने 10 मीटर मान लिया, ठीक है, तो 10 मीटर इज योर डेटम। 10 मीटर से ऊपर नीचे जो भी आएगा दैट इज द एलिवेशन। समझ में आ रहा है? अब आप 10 मीटर मानो, 100 मीटर मानो या 500 मीटर मानो, एलिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो देखो 10 से भी 1 मीटर ऊपर होगा, 100 से भी 1 मीटर ऊपर होगा और 500 से भी 1 ही मीटर ऊपर होगा। तो जो भी आप डेटम मानते हो, आप किस लिए मान रहे हो डेटम? ताकि आप उस डेटम से आप बता पाओ कि ये इतना ऊपर है, ये इतना नीचे है। क्लियर हो रहा है थोड़ा बहुत? हाँ सर। डेटम क्लियर हुआ? देखो जहां रोकना हो ना वहां बोलना। अब मैं बार बार यस सर नहीं बुलवा रहा हूं, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा आपको मीन सी लेवल बता दिया था इन टोपोग्राफिकल वर्क। अब क्लियर होगा टोपोग्राफिकल वर्क किस चीज के लिए होगा। अभी मैंने डिफाइन किया टोपोग्राफिकल सर्वे किस लिए होता है, तो अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। टोपोग्राफिकल वर्क कॉमनली यूज्ड फॉर डेटम इन मीन सी लेवल ऑफ सी, दैट्स एमएसएल। हमेशा एमएसएल का यूज होगा, दैट इज मीन सी लेवल। ठीक है, क्लियर है? एमएसएल इज द मीन सी mean level of the sea obtaining by averaging the elevation of high and low tides, ठीक है, at several points over a long period that is in 19 years। अब देखो यहां पे मैंने ये चीज थोड़ी सी बता दी थी, हाई टाइड और लो टाइड जो आती हैं रहेंगी, ठीक है, मतलब फिक्स रहने का मतलब ये, उनका भी हमने क्या कर लिया, एवरेज कर लिया। ठीक है, दैट इज मतलब 19 ईयर्स का जो एवरेज लेते हैं दैट इज नोन एज मीन सी लेवल। क्लियर हो गया मीन सी लेवल क्या होता है? नेक्स्ट इज व्हाट इज एलिवेशन। इन सब
पूरी छोटी छोटी डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है। एलिवेशन इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबव और बिलो अ डेटा सरफेस, ठीक है। समटाइम्स इसी एलिवेशन को बोला जाता है आरएल, इसी को बोला जाता है रिड्यूस लेवल, ठीक है। मतलब कम होगा दैट इज रिड्यूस लेवल, और जब हाइट बढ़ेगा दैट इज इंक्रीज लेवल, ठीक है। तो एल्टीट्यूड हमको पता है, एल्टीट्यूड इज द वर्टिकल डिस्टेंस मेजर्ड अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से जो भी चीज वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर होगी दैट इज एल्टीट्यूड, है ना। रिड्यूस लेवल क्या होगा, इट इज द हाइट ऑफ अ पॉइंट अबव और बिलो अ डेटम, ठीक है। आरएल, आरएल याद रखना। अब देखो हम लोग डायरेक्ट टर्म्स यूज करेंगे, आरएल, एमएसएल, ठीक है, ये सब डायरेक्ट यूज करेंगे। तो आरएल याद रखना, डेटम से जो भी ऊपर या नीचे, दैट इज आरएल। नाउ कमिंग टू द एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। अब टेलीस्कोप कहां से आ गया, ये मैंने बताया थियोडोलाइट में जो टेलीस्कोप यूज होगा ना उसके एक्सिस की बात कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इज द लाइन जॉइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू द सेंटर ऑफ आईपीस। ये सब अभी छोड़ दो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करना, क्योंकि जब आप इंस्ट्रूमेंट देखोगे ना तो वहां एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप आता है, ठीक है। मतलब जो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो वहां पे जो ऑप्टिकल सेंटर उस ऑब्जेक्टिव का होगा और जो आईपीस का होगा उसके एक्सिस को जो ज्वाइन करता है दैट इज एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन एक बार सुन लो, टर्म सुन लो बस, है ना। इसी तरह लाइन ऑफ साइट क्या हो जाएगी, लाइन ज्वाइनिंग द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस एयर। अब क्या होगा ना, जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, टेलीस्कोप में देखोगे तो उसके अंदर ना क्या होता है, एक पिक्चर बन के, मतलब पिक्चर क्या, मतलब इस तरीके के एरो बन के आएंगे। कैसे, अब मैं बताऊं तुम लोग को। मतलब एक वर्टिकल लाइन होगी और उसको हॉरिजॉन्टल, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन कट कर रही होगी, ऊपर की तरफ, बीच में और नीचे की तरफ। तो जो सेंटर में लाइन होगी ना, जो वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कट कर रही होगी, तो इसको बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं वैसे तो क्रॉस एयर। आपको क्या करना होता है, उस सेंटर से उस जिस लोकेशन की आपको एंगल चाहिए उस लोकेशन के उस सेंटर को मिलाना होता है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है दैट इज लाइन ऑफ साइट। और इसके इंटरसेक्शन के क्रॉस एयर और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव को मिला देने से दैट इज लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और फिर इसी तरह लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन होता है। इसी तरह लाइन ऑफ कॉल्यूमेशन क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ साइट शुड बी हॉरिजॉन्टल व्हाइल टेकिंग द रीडिंग्स व्हेन द लाइन ऑफ द साइट इज हॉरिजॉन्टल। अब प्लम्ब लाइन क्या होती है, इट इज कॉल्ड एज, ये सब इंस्ट्रूमेंट देख के आपको पता लगेगा, अभी पता भी नहीं चल पाएगा, है ना। रुक जाओ मैं ये देखता हूँ कैसे होगा, एक मिनट इंस्ट्रूमेंट इसमें बना तो होगा। लेवलिंग नहीं हो पाएगा। अभी क्या दिखाई दे रहा है अभी, एक मिनट।
सर वही लेवलिंग वाला पीडीएफ। यार तो चीज ला रहा हूँ तो आए नहीं। अच्छा ये चल रहा है क्या? अब दिख रहा है कुछ? हाँ सर, ऑनलाइन हाँ हाँ सर। सर। देख लो अब ये यूपीपी सीएससी जो भी होता है। अब देखो हाँ ये सब चीजें थोड़ी उससे पहले ना बताने के लिए फिगर विगर थोड़ा सा ये देख लोगे ना तो ज्यादा चीज होगा। अब देखो इस तरीके का ये होता है ना, दिस इज पेग। ठीक है, अब जब आप जैसे पूछ रहे थे ना कि आर्बिट्री हम लोग कहीं पे भी चले जाएंगे, जैसे मान लो अंकिता पहुंच गई अपनी लोकेशन पे, ठीक है, तो वो मान लो आज तो चलो चली गई, कल उसको कैसे पता लगेगा कि वो उसकी लोकेशन थी? तो उसके लिए हम ना कुछ मतलब कोई चीज लगा देते हैं वहां पे। ठीक है, अब थोड़े वहां पे वो होगा कि कोई चीज करेंगे तो पेग्स आते हैं। ये सब मतलब ऐसे सीरीज है, जैसे चेनेज के लिए ना चेन सर्वे जब आप करने जाओगे तो ये सारी चीजें आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, तो पेग्स क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड टू मार्क द डेफिनेट पॉइंट ऑन द ग्राउंड टेम्परली और सेमी परमानेंटली। मतलब ऐसा तो नहीं कि परमानेंट आपने मार्क कर दिया, तो वो सेमी परमानेंट या ग्राउंड मतलब कोई टेम्पररी मार्क करने के लिए पेग्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पेग्स होते हैं। इनको आप प्रैक्टिकली ज्यादा देखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। 150 होती है, 25 इनका 25 क्रॉस सेक्शन होता है, स्क्वायर होता है ना। उसके बाद आते हैं एरो। ठीक है, एरो कहाँ होते हैं? जैसे कि मान लो अब देखो चेन सर्वे, चेन सर्वे क्या होता है ना, एक चेन हुई फिर दूसरी चेन हुई, मतलब मान लो पूरा लेंथ है, जैसे 30 मीटर की तो चेन होती है, 30 या 20 मीटर की, तो 30 मीटर से ज्यादा हमें मेजर करना है तो कैसे करोगे कृतिका? अगर 30 मीटर से ज्यादा हमें मेजर करना होगा चेन की हेल्प से, तो आप कैसे मेजर कर पाओगे, बताओगे? एक ही चेन है आपके पास, ठीक है, तो अब आपको एक चेन मान लो 100 मीटर मेजर करना है। ठीक है, 100 मीटर मेजर करना है, अब एक ही चेन है, कैसे मेजर करोगे? ग्राउंड पे आप पहुंच गए हो, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। प्रैक्टिकली तो मैं चलो कंस्ट्रक्शन यार्ड लेके चलूंगा तो वहां पे मेजर करने के लिए आपको चेन वैन पकड़ा दूंगा, तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि कैसे हो रहा है। अब ये पेग्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? ठीक है, तो मान लो आप चेन ले गए, ठीक है, एक चेन तो आपने पकड़ा दी, किसको पकड़ा दिया, और दूसरे एंड पे चली गई कृतिका। ठीक है, अब उस एंड से मुझे दूसरी जगह ले जाना है, तो फिर से अंकिता जाएगी, फिर वहां जाएगी, और कृतिका ने थोड़ा सा ढीला छोड़ा तो उससे आगे चले जाओगे, है ना। तो उसको मार्क करने के लिए हमारे पास क्या होता है? एरो होता है। ठीक है, दीज आर यूज्ड बाय द लीडर टू मार्क द एंड पॉइंट्स ऑफ द चेन विच इन द लेटर कलेक्टेड बाय द फॉलोअर। अब देखो दो चीज होगी, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, अंकिता अंकिता पीछे है तो अंकिता इज अ फॉलोअर, ठीक है, और कृतिका आगे है तो कृतिका इज द लीडर। ठीक है, लीडर आगे चलता रहता है, फॉलोअर पीछे। अब जब कृतिका ने तो वहां पे एरो लगा दिया, ठीक है, कृतिका जिस पॉइंट पे थी वहां एरो लगाया और वो चेन लेके आगे बढ़ गई उस पॉइंट से। अब पीछे पीछे आ रही है अंकिता। अंकिता क्या करेगी? अंकिता इज अ फॉलोअर, वो क्या करेगी? जिस पॉइंट पे चेन लगाया था ना उसी पॉइंट पे फिर से वहां से चेन रखना शुरू करेगी। ठीक है, और उस पेग को लेके अपने पास रख लेगी। समझ में आया? अब इसी तरह करते करते क्या हुआ, क्या बोलते हैं, मान लो 30 मीटर की चेन थी और अंकिता के पास 3 पैक्स कलेक्ट हो गए। तो अब मुझे बता, हर्षिता बताएगी कि कितना इन्होंने लेंथ मेजर कर ली। सर 90। समझ में आ रहा है मतलब जो मैं कह रहा हूँ? 30 3 अगर पैक्स निकाल के रख लिया मतलब कि 90 मीटर की लेंथ मेजर हो गई। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ देखो सर। यहाँ पे दिया हुआ है हाँ कौन पूछ रहा है? कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर। नंबर ऑफ एरो विद द फॉलोअर सिग्निफाइज द नंबर ऑफ चेन लेंथ मेजर्ड। क्लियर? यही चीज मैंने अभी निकाल के बता दी। तो ये एरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आता है, नेक्स्ट इज रेंजिंग रॉड। ठीक है, अब रेंजिंग रॉड का क्या काम है? ठीक है, ऐसे बड़े बड़े होते हैं, एक बार फिगर देख लो। दिख रहा है? नीचे दिख रहा है? नीचे थोड़ा नोकीला सा है ताकि ये मिट्टी में गड़ जाए। ठीक है, इसे बोलते हैं रेंजिंग रॉड। अब ये सब चीजें देखो प्रैक्टिकल देखोगे ना, वो वाले लैब में अपने गए थे तो देखे थे ना, कई इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए थे, देखा था नहीं देखा था? ये नहीं देखा था शायद। हाँ, नहीं देखा था ये। मेन चीज तो यही तो देखनी चाहिए, कभी मौका मिला तो किसी को ऊपर फेंकना हो तो भाले की तरह, है ना।
तो दिस इज द रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड में रेड और व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं। अब इसका क्या काम है? इसका ये काम है, मान लो कृतिका खड़ी है, मतलब कृतिका ने एक एंड पे चेन रखी है और दूसरे एंड पे अंकिता है, लेकिन जो बीच का अंड्यूलेशन है, अंड्यूलेशन समझते हो, ग्राउंड लेवल का ऊपर नीचे होना, उसके कारण क्या हो रहा है ना, ऊपर नीचे मतलब अलग से चेन की कभी लेंथ ज्यादा हो जा रही है, कभी कम हो जा रही है, तो एरर आते हैं। ठीक है, तो जब ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है ना, तो ये रेंजिंग रॉड्स लगाए जाते हैं। अब वैसे तो ये काम किसमें करता है हमारा, ये देखने के लिए स्टेशंस हमारे सीधे हैं या नहीं, मतलब इंटरमीडिएट स्टेशंस, ठीक है, बीच बीच में जो स्टेशन मान लें बहुत लॉन्ग हम मेजर कर रहे हैं थियोडोलाइट से या किसी चीज से, तो जो हमारी सिधाई जा रही है या रेंज जो हो रही है ना, वो मतलब प्रॉपर तरीके से सीधी है या नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो आपको पता है सीधा मेजरमेंट इज द, मतलब सीधा जब आप मेजर करोगे तभी वो रहेगा, बीच में टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा तो फिर मेजरमेंट गलत आएगा, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है एज अ रेंजिंग रॉड। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफसेट्स। ठीक है, ऑफसेट्स का भी क्या काम होता है, बीच में आपको आपने पढ़ा होगा, ऑफसेट्स यूज हम करते थे 90 डिग्री और ये सब चीज करने के लिए, है ना, राइट एंगल बनाने के लिए। तो इट इज अ रेंजिंग रॉड विद द स्लॉट्स मेड एट राइट एंगल एंड इट इज कॉल्ड एन ऑफसेट रॉड एंड इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग ऑफसेट्स, ऑफसेट्स लेने के लिए। ठीक है, हमें राइट एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो बीच में हम जब मेजर कर रहे हैं, देखो ऊपर वाला रेंजिंग रॉड का ही काम, इसका भी ऑफसेट रॉड का भी, लेकिन ये पर्टिकुलर 90 डिग्री भी हमें बीच बीच में देता रहता है। ठीक है, इसमें नैरो स्लिट होती है बीच में। ठीक है, तो ये ज्यादा बेटर होता है विद द हेल्प ऑफ मतलब रेंजिंग रॉड से। तो हमारे पास रेंजिंग रॉड है, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर ऑफसेट रॉड है तो ये 90 डिग्री देगा, एक्यूरेसी देता है थोड़ा सा, है ना। उसी के बाद आते हैं क्रॉस स्टाफ और ओपन क्रॉस स्टाफ। ठीक है, इट इज यूज फॉर सेटिंग आउट ऑफसेट एट राइट एंगल एंड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्वे लाइन। देखो इनका यूज आप पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करोगे, ठीक है, ऑफसेट रॉड का, लेकिन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ का कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इनका भी काम वही है। नेक्स्ट इज फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अब तक 90 डिग्री मेजर होता था, लेकिन फ्रेंच क्रॉस स्टाफ से आप क्या कर सकते हो, 40 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, इन तीनों एंगल पे भी आप मेजर कर सकते हो। तो सबसे अच्छा फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो गया, तीनों एंगल का मेजरमेंट हो गया। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ देख लो, इनका फिगर ये होता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। इसमें देखो स्लिट बने हुए हैं पतले पतले, 45 डिग्री पे लेना है, 135 पे लेना है, किसी पे भी। ठीक, ऑप्टिकल स्क्वायर, ऑप्टिकल स्क्वायर भी हमारा राइट एंगल लेने के काम आता है, सेट आउट राइट एंगल्स। इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये करता किस प्रिंसिपल पे काम है, ये करता है डबल रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, इसमें मिरर लगा होता है, इंडेक्स मिरर इज फुली सिल्वर प्लेटेड, हॉरिजॉन्टल मिरर इन बॉटम हाफ इज अनसिल्वर। तो हमने कई तरह के रॉड पढ़ लिए, स्टाफ पढ़ लिए, ऑप्टिकल स्क्वायर पढ़ लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्टिकल स्क्वायर है जो हमेशा पूछता है इसका प्रिंसिपल कौन सा है, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। ये रहा इनका फिगर। क्लियर? सुन रहे हो सब ना? हाँ सर। नेक्स्ट इज प्रिज्म स्क्वायर। अब प्रिज्म का यूज करके जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर जो था हमारा सेम उसी की तरह, बस उसमें प्रिज्म यूज कर लिया तो बन गया प्रिज्म स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर हमेशा पूछा जाता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्लोप्स ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, क्लिनोमीटर का यूज हम कहां करेंगे, जहां पे ग्राउंड बहुत ज्यादा अंड्यूलेटेड होगा तो आपको स्लोप्स निकालने के लिए क्लिनोमीटर काम आता है। नेक्स्ट इज रेंजिंग। अब रेंजिंग होती क्या है, रेंजिंग रॉड तो पढ़ लिए, लेकिन रेंजिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेंजिंग। देखो अब एक पॉइंट हो गया कृतिका, एक पॉइंट हो गया हर्षिता। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो फिक्स है, लेकिन इनके बीच में अंकिता को पता कैसे चलेगा ये सीधा मेजर कर रहे हैं या टेढ़ा मेढ़ा मेजर कैसे कर रहे हैं, तो बीच में क्या कर दिया, अंकिता को खड़ा कर दिया। तो अंकिता क्या करेगी, अंकिता इन दोनों के बीच के जो इंटरमीडिएट पॉइंट्स है ना, उनको स्ट्रेट लाने का काम करेगी, दैट इज नोन एज रेंजिंग। समझ में आया? हाँ सर। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, नीचे ये आदमी दिख रहा है, ये आदमी कौन है, कृतिका। ठीक है, सॉरी आदमी नहीं, कृतिका लड़की है। ठीक है, कृतिका है, कृतिका खड़ी है, अब दौड़ रही है कि चल रही है मेरे को नहीं पता चल रहा, लेकिन उसने क्या किया ना, एंड पॉइंट डी है। ठीक है, यहां से तो मतलब ए पॉइंट तो दिख रहा है, अब ये ए पॉइंट पे इसने खड़ा कर दिया किसको, अंकिता को। बी पॉइंट पे किसको खड़ा कर दिया, हर्षिता को। ठीक है, सी पॉइंट पे किसको खड़ा कर दिया, महेश सर को। ठीक है, और डी पॉइंट पे मैं खड़ा हूं। अब हम क्यों कर रहे हैं, कृतिका को पहुंचना था मेरे पास। ठीक है, मेरे पास पहुंचना था और बोलना था कि सर पेपर इतना हार्ड क्यों बना दिया। ठीक है, लेकिन अब ये सीधे लाइन में कैसे जाए, आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री पे अगर आप चलोगे ना तो दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसे कम डिस्टेंस भी क्रॉस करना था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने रास्ते में क्या कर दिया, अपने दोस्तों को लगा दिया कि बताते रहना मैं सही आ रही हूं या मैं दूसरे डायरेक्शन में आ रही हूं। ठीक है, अब बोलोगे कि सर मेरे को आग से नहीं दिख जाएगा कि मैं सीधे डायरेक्शन में नहीं आ रही हूं या नहीं,
देखो ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बगल में ही खड़ा हूं तो ये तो डिस्टेंस कम दिख रहा है, लेकिन जब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है ना तो हमें मतलब गाइड करने के लिए कोई चाहिए, तो हमें इंटरमीडिएट पॉइंट चाहिए होते हैं कि सीधे लाइन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो इन इंटरमीडिएट पॉइंट का यूज करना ही, आप क्या कर रहे हो, मेरे मुझ तक पहुंचने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो या पर्टिकुलर डिस्टेंस फॉलो कर रहे हो, दैट इज नोन एज रेंजिंग, ठीक है। आप रेंज कर रहे हो। देखो क्या है ना, अब ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आजकल आपके पास इक्विपमेंट आ गए हैं, लेकिन ये रेंज अगर प्रॉपर नहीं बनेगी ना, या ये एक मतलब पर्टिकुलर 90 डिग्री पे नहीं होगा, तो आपको क्या होगा, एरर, मतलब मेजरमेंट में एरर्स आएंगी, ठीक है। आप समझ के देखो, अगर ए पॉइंट से डी पॉइंट तक अगर चेन रखी हुई है और चेन का डायरेक्शन अलग अलग है, कहीं पे मुड़ी हुई है, कहीं पे टेढ़ी है, कहीं पे कुछ और है, तो वो मेजरमेंट गलत देगी, ठीक है। और ऐसे ही करते करते आप ए से पॉइंट बी पे, बी में कुछ एरर आ गया, फिर आप बी से सी में जाओगे, फिर कुछ एरर आ गया, तो क्या हो रहा है, फिर से एक्यूमुलेशन ऑफ एरर हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा डिस्टेंस है, छोटे छोटे डिस्टेंस को ही चेन मेजर कर पा रहा है, तो इससे आपका एरर बढ़ रहा है। तो इसलिए आप क्या करोगे, प्रॉपर इंटरमीडिएट पॉइंट्स बनाओगे, उनको क्या कहा जाता है, रेंजिंग। क्लियर? हाँ सर। यस सर। अब ये 3 टाइप्स ऑफ रेंजिंग होती है, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, रैंडम लाइन मेथड, ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग, अगर ये पॉइंट विजिबल है डायरेक्टली तो दैट इज डायरेक्ट रेंजिंग। व्हेन इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर स्प्रेड अलोंग अ चेन बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एंड स्टेशन, मतलब कृतिका मुझे डायरेक्ट देख पा रही है, ठीक है। मतलब देखो, अब रेंजिंग करने का मतलब समझे कि नहीं, बीच में अगर अंकिता, हर्षिता और महेश सर, उसके बाद मैं, अगर कृतिका मुझे देखेगी, डायरेक्ट देख रही है, तो क्या ये प्रॉपर रेंजिंग है, नहीं है, बताओ? नहीं है। नहीं है। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब जब एंड पॉइंट कृतिका को दिख रहा हो, मतलब मुझे देख रही है, लेकिन अगर बीच में अगर हर्षिता और अंकिता और महेश सर खड़े हैं, तो जब ये लोग खड़े हैं तब वो मुझे अगर देख रही होगी तो वो टेढ़े डायरेक्शन में देख रही है, मतलब समझे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। रेंजिंग का मतलब क्या हुआ कि मतलब सब एक लाइन में पैरेलल है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ सर। सर। कुछ कुछ क्लियर हो रहा है ना? देखो अभी हम्म। बन तो रहा है ना, ऐसा नहीं कि सब ऊपर से ही जाए, ठीक है। अब इनडायरेक्ट का कब आ जाएगा, जब इनडायरेक्ट में मैं, मतलब कृतिका मुझे देख नहीं पा रही है, ऐसा कब होगा? फिगर देख के तो बता सकते हो। सर एलिवेशन अलग एंड अलग है। एलिवेशन अलग अलग है, बीच में नदी आ गई, अब क्या करोगे आप? वहां पे इनडायरेक्ट रेसिप्रोकल रेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो द मेथड इज अडॉप्टेड व्हेन द एंड पॉइंट्स आर नॉट इंटरविजिबल, दिख नहीं रहे हैं, या फिर स्नो है, या फिर कुछ ऐसी चीज है, क्लाउडेड है, बारिश हो रही है, कुछ ऐसी चीज हो रही है, तो इंटरविजिबल हो ड्यू टू द राइजिंग ग्राउंड, या तो बीच में हिल आ गया हो, है ना, कुछ और चीज हो गई बिटवीन, देन या अनड्यूलेशन बहुत ज्यादा है तो ड्यू टू द, या फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तब भी, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वी चूज 2 इंटरमीडिएट स्टेशन, 2 इंटरमीडिएट स्टेशन को यूज करोगे जो विजिबल हो। ए से आपको ए विजिबल है, ठीक है, तो ए से आप फिर वहां पे पॉइंट करोगे, फिर ए से बोलोगे, तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट। देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट हमारा वो रेंजिंग हो रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये मेथड देखो, ठीक है, ये मेथड इस तरीके से यूज होगा, यहां से ए से हम वाई को भी देख पा रहे हैं और ए से एक्स को भी देख पा रहे हैं, ये दोनों चीजें हैं, और इसी तरह बी पॉइंट से हम एक्स को भी देख पा रहे हैं, वाई को भी देख पा रहे हैं। तो ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जहां से हमारा विजिबल हो जाए, है ना। स्टेशन फ्रॉम स्टेशन सी डी आर विजिबल, फ्रॉम स्टेशन सी एंड डी आर विजिबल, है ना। फ्रॉम स्टेशन डी ए एंड सी आर विजिबल, मतलब अल्टरनेट विजिबल होने चाहिए। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग से हम कर सकते हैं, मतलब ए से हमने डिस्टेंस लिया, इसका कितना हो रहा है, डिस्टेंस का एंगल लिया, और ए से इसका एंगल लिया, बी से इसका एंगल लिया, बी से इसका एंगल लिया, तो हम इससे डायरेक्ट फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि व्हाट शुड बी द, मतलब रेसिप्रोकल रेंजिंग क्या होगी, ठीक है। तो उसके मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और होता है दैट इज रैंडम लाइन मेथड, ये भी इसी तरीके में यूज होगा, ठीक। मतलब जहां पे हमारा क्या है, ए बी ये मतलब बताया नहीं, कहां पे होगा, लीनियर मेजरमेंट विद चेन ऑन स्मूथ लेवल ग्राउंड इफ द डिस्टेंस टू बी मेजर्ड इज लॉन्गर देन द वन चेन लेंथ ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेशन इन लाइन विद द एंड स्टेशन वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑन स्लोपिंग ग्राउंड डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। मतलब ये भी हमारा जब रेसिप्रोकल रेंजिंग नहीं हो पा रही है तो आप रैंडम लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये फिगर, अब देखो, चेन के यूज करने से भी कई एरर्स आ रहे थे, मैंने बीच बीच में बोला ना, एरर्स आ रहे हैं, तो इन एरर को यूज, मतलब कौन कौन से एरर आ सकते हैं, स्लोप के कारण कुछ एरर आ सकता है, ठीक है, कंपेंसेटिंग एरर्स हो सकते हैं, कम्युलेटिव एरर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको कैसे निकालना है ये एक बार देख लेना, ठीक है। कंपेंसेटिंग एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
फील्ड वर्क इन चेन, एक मिनट, अब एक बार देख लो हम चेन से काम कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो करते हैं दैट इज रिकनेंस, है ना, रिकनेंस सर्वे जिसे बोला जाता है। फील्ड वर्क, जब आप फील्ड में गए हो तो दिस इज द प्रिलिमिनरी इंस्पेक्शन ऑफ द एरिया टू बी द सर्वे टू गेट द सम आइडिया ऑफ द टेरेन एंड आइडेंटिफाइड प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। रिकनेंस सर्वे किसे बोलते हैं, जब सबसे पहले आप गए, प्रीलिमिनरी एक्शन, सबसे पहला एरिया आपने सर्वे किया, ठीक है, तो क्या आइडिया लगा टेरेन कैसा है। टेरेन मतलब क्या होता है, अंड्यूलेशन है या नहीं, हमारा ग्राउंड कैसा है, हिल है हमारा, बहुत मतलब क्या बोलते हैं, बहुत डीप है, बहुत कैसा है। तो पहला आप उसके फीचर्स को जो करते हो दैट इज रिकनेंस, ठीक है। इट इनेबल्स द सर्वे टू डिसाइड अपॉन बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द ट्रायंगल्स। अब वो एक बार देखो, जैसा जो अभी अंकिता ने पूछा था ना कि कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले देखो सर्वेयर्स क्लियर होता है, जब वो इतनी पढ़ाई कर लेगा ना पूरी सर्वेइंग की, तो वो जाते ही वो सिलेक्ट कर लेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स मुझे लेने हैं, है ना। तो उसके आधार पे रिकनेंस सर्वे आप इसीलिए करते हो ताकि आप पहले डिसाइड कर लो कहां से कैसे ट्रायंगल्स बनाने हैं, है ना, तो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द ट्रायंगल कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट इज मार्किंग ऑफ द स्टेशन, पहला काम रिकनेंस हो गया। नेक्स्ट इज मार्किंग ऑफ द स्टेशन, मैंने बताया था सबसे पहला काम आप पहले एक बार देख लिए, फिर आप मार्क करना शुरू कर दो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिकनेंस सर्वे, बेस्ट सुटेबल पोजीशन ऑफ द मेन सर्वे स्टेशन। अब ये मेन सर्वे स्टेशन डिसाइड करोगे कैसे, जो मेजर पॉइंट है विद प्रिसीजन, है ना, such that they can be easily identified afterwards if required। सबसे पहले देखो शुरुआत क्या करोगे ना, कोई एक सबसे पहले तो बेंचमार्क लोगे, वहां पे आसपास कोई एक मार्क ले लोगे, उस मार्क से शुरू करोगे, वो उसके नियरेस्ट पॉइंट होना चाहिए, है ना, इजीली विजिबल होना चाहिए, सारी चीजें सब देखनी पड़ती है ना। नेक्स्ट इज रनिंग ऑफ सर्वे लाइन, बना लिया, मेजर पॉइंट्स मेन सर्वे स्टेशन बना लिए। अब उनके अकॉर्डिंग फिर आप ट्रायंगल करोगे। सर्वे लाइंस आर रन टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द मेन स्टेशन एंड टू लोकेट द एडजेसेंट डिस्टेंस ऑफ द टेकिंग ऑफसेट्स। उससे आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और ये सारी चीजें करोगे, अलग अलग पॉइंट्स लोगे। फिर उसके बाद ऑफसेट शुरू करोगे, है ना, ऑफसेट्स लेना शुरू करोगे, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, नेचर ऑफ ग्राउंड, एक्यूरेसी डिजायर्ड, क्या क्या चीज की पे होगी, है ना, ये सारी चीजों का यूज करके फिर आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब चेनिंग में क्या क्या ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसा तो नहीं कि आप चले गए और चेनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल सी बात है, क्या क्या आएगा, पॉन्ड आ सकता है बीच में, ठीक है, रिवर आ सकता है, बिल्डिंग आ सकती है। जब आप एरिया का सर्वे कर रहे हो चेन के लिए, अब चेन के लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल है, देखो चेन आप ऐसा तो नहीं कि नदी के अंदर से चेन ले जाओगे, है ना, रिवर के अंदर से नहीं ले जा सकते, या बिल्डिंग के अंदर से तो ले जा नहीं सकते चेन, तो चेन के लिए कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ठीक है। Double line field will be used to record the survey and booking starts from the bottom towards the top cross of survey during the survey area is plotted on the suitable scale, ठीक है। ये सब चीजें कर लेते हैं, बस अभी सर्वे इतना ही है। कुछ आइडिया बना नहीं बना, बताओ। हाँ सर, है ना, हाँ सर, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा सर। हाँ देखो आज पता है बहुत सारी चीजें मैंने, मतलब एक मिनट, अभी क्या दिख रहा है, कंपास वो कंपास सर्वे दिख रहा है, वेरी गुड, चलो ये तो मैं देख रहा हूँ। चलो कंपास सर्वे का ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ वरना बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। कंपास सर्वे में हम टेप और उसका यूज करेंगे, लेकिन कंपास सर्वे मतलब करना क्या चाहेंगे हम, यहाँ पे कंपास की मदद से एंगल मेजर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, लेकिन हमारा जो ट्रायंगल प्रॉपर बनेगा ना विद द हेल्प ऑफ कंपास सर्वे से हम बना सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, फिगर होगा, इसका फिगर दिखाना था मेरे को, फिगर देखोगे ना, ये देखो इस तरीके का हमें पूरा फिगर बनाना है, ट्रेवर्स बनाने हैं, तो हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। एक मिनट, ये दिखा कुछ, कहाँ चला गया, ऐसा कुछ देखा है किसी ने? मतलब वो नॉर्थ साउथ जैसा जैसे दिख रहा है, लेकिन हाँ यही तो कंपास है, कंपास देखते हो ना। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा फिगर नहीं बना, फिगर नहीं दिया, एक ही फिगर दिया, एक बार कम से कम कंपास सर्वे के फिगर देखना है ना। तो ये नॉर्थ साउथ यही बताता है, ठीक है, कंपास सर्वे का यही काम है। दो टाइप के सर्वे होते हैं, ठीक है। अब दो, कंपास सर्वे और प्रिज्मेटिक सर्वे। प्रिज्मेटिक सर्वे में प्रिज्म का यूज करते हैं और इसमें डायरेक्ट कंपास का, मतलब डायरेक्ट नॉर्थ और साउथ का यूज कर ले, दैट इज कंपास सर्वे, है ना। तो दोनों है, प्रिज्मेटिक सर्वे, मैग्नेटिक निडल सर्वे, है ना, निडल का यूज करें तो वो बन जाता है। तो अभी बताऊंगा मैं इनके बारे में, इनकी मदद से हम वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, वो कर सकते हैं, मतलब एंगल ले सकते हैं और कुछ नहीं।
इनका और कुछ तो ज्यादा नहीं है। कंपास, थियोडोलाइट, ह्यूमन लेवलिंग। यही सब मैंने अभी वो डाल दिए है ना, यही पीपीटी। तो एक बार उनको भी देख लेना। क्या बोलते हैं, अब ये ट्रेवर्स आ गया, इसमें होना चाहिए। क्या दिख रहा है अभी? सर गूगल इमेजेस। चेन सर्वे की इमेजेस दिख रहे हैं? यार बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ना। दिख रहा है सबको? हाँ सर। दिख रहा है ये? दिस इज अ 20 मीटर चेन। चेन दिख रही है? ये होता है हैंडल। हैंडल दिख रहा है? यहाँ पे बीच बीच में बने होते हैं रिंग। ठीक है, इनको बोला जाता है ब्रास रिंग। एक मिनट, ये क्या हुआ? अब इनके मेरे पास फोटो वहां पड़े हुए थे पूरे। चलो, ये दिख रही है ना अच्छे से? अभी दिख रहा है? हाँ 20 सर। मीटर चेन दिख हाँ रही है? सर। यस है ना? सर। तो देखो यहाँ पे ब्रास रिंग होती है। ठीक है, ब्रास की एक रिंग बनी होती है। हर एक ब्रास रिंग कितने उस पे होती है? सॉरी, ये ब्रास रिंग तो ये वाली है। ठीक है, लेकिन यही तो है ब्रास रिंग। एक मिनट, ब्रास रिंग मीटर लेंथ, एक एक मीटर पे ब्रास रिंग होती है। और टैली होती है 5 मीटर पे। ठीक है, ये टैली दिख रही है, दिस इज टैली। ठीक है, एक अगर राउंड है, इसमें एक कोना निकला हुआ है, दैट इज 5 मीटर। अगर दो निकले हुए हैं तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। 10। वेरी गुड। तीन निकले हुए हैं तो 15। 15। 15। अगर चार निकले होंगे तो 20। 20 मीटर की चेन में 20 होगा? नहीं होगा नहीं क्योंकि वो होगा। एंड हो जाएगा। 30 में होगा? हाँ 30। हाँ सर। होगा। आज सर्च करके हो देखना। सकता देखो सुनो मेरी बात, पूरी पूरी चेन है, पूरी चेन दोनों तरफ ले लिए हो। 5, 10, 15 उसी तरफ, 5, 10, 15 उस तरफ से होगा। है ना? दोनों तरफ से आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ से स्टार्ट करना है। ठीक है, दोनों तरफ एक ही तरह का एंड बना है, मतलब 5, 10, 15 ही होगा। ठीक है, क्लियर? और देखो कितने कितने मीटर की डिस्टेंस पे है। 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा, एक मीटर की डिस्टेंस पे हमारा एक एंड होगा। ठीक है, उसी तरह एक एक मीटर और 5 मीटर पे एक टैली आ जाएगी। 10 मीटर पे क्यों ऐसा बीच में आ रहा है ना, ताकि आप मेजर कर रहे हो और बीच में 5 मीटर पे खत्म हो गया तो आप डायरेक्ट 5 मीटर लिख लो, वहां पे गलती ना हो। ठीक है, तो ये चेन है पूरी। ये चेन होती है, मेटालिक चेन होती है, 20 मीटर की भी होती है, 30 मीटर की भी होती है। ठीक है, तो ये चेन हो गया। अभी देखो जो जो चीज पड़ी ना, कम से कम उनकी उनके फिगर तो देखना बनते हैं ना। ये देख लो, दिख रहा है नीचे? अभी क्या दिख रहा है? क्लासिफिकेशन और सर्वे दिख रहा है। चेन, हाँ सर। कंपास, थियोडोलाइट, प्लेन टेबल, टेकोमेट्री, यही बताया। इसके अलावा मैंने एक दो आईडी कर दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट। अभी चेन बता दिया, एरो बता दिया, पैक बता दिया, रेंजिंग रॉड, ऑफसेट रॉड, प्लम बॉब। प्लम बॉब का फिगर दिखाता हूँ मैं, एक मिनट। प्लम बॉब ना एकदम जो घर में यूज नहीं करते, देखो ये एरो। अब एक बार सर पता है, देखोगे। हमने देखा था जब हम कंस्ट्रक्शन यार्ड में वो किया था अरे ना। हाँ, प्लम बॉब तो देखा था, हाँ वेरी सर गुड। देखा। वो याद आया ना? हम्म। हाँ सर। एक्सपर्ट हो सारे चीज, है ना? वही होता है प्लम बॉब। एक बार मैं फिगर ही दिखा देता। तो प्लम बॉब से क्या करते हैं? सर सर वो कि हमारा वॉल स्ट्रेट जो है कि नहीं वो स्ट्रिंग, देखते हैं। हाँ स्ट्रेट है या नहीं है। हाँ, और अपने हम जब इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो क्या देखेंगे? सेंटरिंग करेंगे उससे, है ना, कि वो सेंटर पे है या नहीं। हम्म। हम्म। देखो एक बार डाल के तो देखो, मैंने देखो अभी कुछ किया गया, जो चीज आपके सामने गूगल पर डाली है। एक मिनट, और कुछ चेन लेन, सारे इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्विंग सब मिल जाएगा तुम लोग। अब देखो एक एरिया, जो ये बड़ी बड़ी बातें मैं जो कर रहा था ना, उसका देखो। ये देखो
जो आना था वो तो आया नहीं, इमेज कहाँ चली गई? दिख रहा है ये होती है चेन सर्वेइंग। ये आपको पूरा एरिया दे दिया गया, एरिया को अब क्या बनाया ना, प्लेन प्लान बनाया इसका पूरा, ठीक है, बीच में रोड आ गई, ठीक है, दिख रहा है सबको व्हाट इज चेन सर्वेइंग क्या है? हाँ सर। है ना? इसका एरिया कैसे देखो क्या डिसाइड किया, सबसे पहले हमने काम क्या किया, ए और बी पॉइंट, जो मैं बता रहा था अंकिता एंड हर्षिता, क्लियर, अंकिता एंड हर्षिता हो गए मेन सर्वे लाइन, ए बी जो पॉइंट लेंगे दैट इज योर मेन सर्वे लाइन, इसी तरह ए से डी और डी से सी। अब हर एक पॉइंट से हम तीसरा पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, तीसरा पॉइंट जो क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो सॉरी, मेन सर्वे लाइन अलग हो गई, और एक सबसे पहले होती है दैट इज योर बेस लाइन। एक बेस लाइन जो होगी सबसे लॉन्गेस्ट होगी, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन कौन सी दिख रही है कृतिका? सर डी से बी तक। वेरी गुड, बी से डी इज योर बेस लाइन, ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज योर बेस लाइन। वहीं से आप क्या करोगे अगला पॉइंट, तो बी और डी से या तो ए देखो या बी या डी से सी देखो। तो मैंने क्या बताया था, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मेजर पॉइंट्स हम लिए विथ प्रीसीजन, विथ प्रीसीजन हमने मेजर पॉइंट्स लिए, उसके बाद हमने छोटे छोटे पॉइंट देख लिए, क्लियर, ठीक है। तो उसके बाद बेस लाइन बना, बेस लाइन से हमारा मेन सर्वे लाइंस बने, सर्वे लाइन से फिर हमने क्या किया, चेक लाइन बनाया, चेक लाइन से ताकि हम आसपास की जो चीजें हैं ना उनको हम चेक कर पाए कि इट इज एक्यूरेट और नॉट, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक लाइन के अलावा भी जाएंगे टाई लाइन पे। टाई लाइन क्यों बनाते हैं, ताकि हम कनेक्ट कर पाए सारी चीजों को। अब बीच में रोड आ गया, अब रोड आ गया तो रोड में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रोड आ गया तो हर्षिता चेन यूज कर पाएंगे, हाँ या ना? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं, वेरी गुड। रोड ही तो आया, बिल्डिंग थोड़े आई, ये रोड तो हमारा प्लेन है, रोड के थ्रू हम अपनी चेन ले जा सकते हैं ना। तो रोड नहीं, बिल्डिंग होती तो वहां पे कोई चीजें होती, जैसे कि बीच में वो पॉन्ड बनाया है, क्या बनाया है, तो पॉन्ड के बीच से हम चेन नहीं ले जा सकते, क्लियर, ठीक है। वो नदी डॉटेड डॉटेड जो दिखाया दैट इज योर पॉन्ड या कुछ चीज होगी, ठीक है, तो वहां के बीच से हम नहीं ले जा सकते। तो देख लो जहां जहां पे ये स्क्वायर दिखाया या कोई और चीज दिखाई, तो वहां पे हम बीच से हम अपनी लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि वहां से हम चेन नहीं ले जा सकते, तो चेन सर्वे हम यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जहां जहां डॉटेड डॉटेड दिखाया वहां वहां हम चेन यूज कर रहे हैं, क्लियर। तो ये चेन सर्वे है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है ना, इसी चीज का यूज करना, मतलब देखना थोड़ा सा, ठीक है। और देखो अब मैं थोड़े से इक्विपमेंट दिखा देते हैं, जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा इक्विपमेंट देख लें, क्या कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। देखो चेन एग्जैक्ट ये है, इस तरह बांध के रखी जाती है चेन, ठीक है, ये चेन है, क्लियर। ऐसा ना हो कि चेन पता ही ना हो क्या है ना। इसी में दो रिंग्स दिख रहे हैं, इसी में टैली दिख रही है ना, ये हैंडल हो गया इसका। सारी चीजें एक बार देखोगे ना, ये यूनिवर्सिटी में है अभी तो फिलहाल। और कौन सा इक्विपमेंट देखना है ये बताओ? थियोडोलाइट देखना है? थियोडोलाइट देख लोगे तुम? थियोडोलाइट तो देखा है? देखा है सर। हाँ देखा है सर। हाँ सर। ये दिख रहा है इसके नीचे जो वो लगा हुआ है ना, दैट इज ट्राइपॉड। अभी दिख रहा है जो मैं बता रहा था, दिस इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। एक लाइन में जो है ना दैट इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन। ये थियोडोलाइट डायग्राम का मतलब वैसा बताया, मतलब फ्रंट व्यू बताया ऐसे। ये मशीन पूरी जो होती है ना, देखो लाइन ऑफ एक्सिस, ये सारी चीजें अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे, मैंने कहा अभी रहने दो, सब ऊपर से चला जाएगा। और भी रुक जाओ, पूरा प्रोसीजर पूरा सब कुछ है ना। ये देखो इंस्ट्रूमेंट तो ये होता है वैसे। थियोडोलाइट्स में भी टाइप होते हैं, वर्नियर होता है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं ना, अकॉर्डिंग टू कैसा वो क्या है। अब ये कुछ और ही खुल गया।
चलो इक्विपमेंट्स तो देख लेना एक बार, है ना, ये सारी चीजें तो थोड़ा बहुत देखना, ठीक है। देखो ये होता है ट्राइपॉड, ठीक है। चलो कुछ चीजें समझ में आई नहीं आई ये बताओ। हाँ सर आई। यस सर। चलो एक बार जाके आज देखना है, ठीक है, जो जो चीजें बताई हैं एक बार विथ योर सिलेबस भी देखना, और उसके बाद ये चीजें करना। कम से कम चेन सर्वेइंग तो आज कंप्लीट कर लेना, है ना, उस चीज को कंप्लीट करो ताकि एक एक दिन हो जाए। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 10:44 हो रहा है, 15 मिनट्स है ना। वैसे आज 1 घंटे और भी तो क्लास है, ठीक है, तो उसको भी एक बार बाकी काम करो, पढ़ाई करो, है ना, उस चीज को। और कोई डाउट होता है तो इमीडिएट ग्रुप पे डाल दो, है ना, कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है, ये चीज है, तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? और कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। हर्षिता कुछ पूछना है? नहीं सर। कृतिका? नहीं सर। चलो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, है ना। कोई भी डाउट होता है कुछ भी रिलेटेड टू कुछ भी हो, है ना, तो आप डाल दोगे कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है ना, ये टॉपिक हमें पढ़ना है, जो भी है, तो एक बार सिलेबस से अपना वो जो भी है, तो आज का क्या क्या काम कर रहे हो, ठीक है, अभी जाके जितना चीज बताया, ठीक है, सबसे पहले तो 2-3 चीज टाइप्स ऑफ वो तो कर ही लिए आप लोगों ने, है ना, नोट्स बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे थोड़ा सा करो, है ना, चेन सर्वे या बाकी चीज का आज एक एक सर्वे उठाओ, ठीक है, एक एक सर्वे, चेन सर्वे खत्म करो या कंपास सर्वे, कोई एक सर्वे लेके अच्छे से पढ़ डालो उसके बारे में। देखो अभी क्या है ना, अभी सारी चीजें मतलब प्रैक्टिकल तो है नहीं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करोगे तो याद हो जाएंगी, लेकिन अभी एक बार पढ़ लो, समझ लो, क्या चीज नहीं समझ में आ रही है उसमें वो पूछ लेना, ठीक है। तो ये इतना पार्ट करो, फिर बाकी कोई दिक्कत होती है तो फिर पूछना, ठीक है। लेकिन आज का काम आज ही खत्म करना, ये नहीं कि अब कल पे पेंडिंग कर दोगे तो फिर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो आज का काम आज ही कंप्लीट करो, और मतलब जितनी चीजें कवर हो जाए। बाकी देखो सर्वेइंग ऐसी चीज है, मैंने 4 तो पीपीटी डाल दी है, ठीक है। अब उतना डिटेल में तो मुझे पता नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी एक भी पॉइंट उसके बाहर का नहीं है, ठीक है। आपके कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, अब आप खुद पढ़ना तो खुद आपको पता चलेगा, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना, सर्वेइंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। सर्वेइंग से पहले किसने लगाया, नहीं लगाया? हर्षिता ने लगाया, नहीं लगाया? नहीं सर। एक बार ट्राई करो, है ना, एक बार कोशिश करो, अगर हो जाता है तो बढ़िया है, मतलब क्वेश्चंस करना शुरू कर सकते हो अभी से। अब मैं बोल दिया ना, सर्वेइंग टाइप्स पे आप उस पे, ठीक है, लगा सकते हो, चेन सर्वे पे भी शुरू कर सकते हो, यही चीज पूछी जाती है, ठीक है, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वैसे ही अब लेवलिंग का एक बार कर लेंगे तो एक एक लेक्चर में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। प्लस थोड़ा सा आपका इक्विपमेंट है ना, इक्विपमेंट में थोड़ा सा इक्विपमेंट के बारे में देखो, दिखा के ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं, इसीलिए मैं चाह रहा था कि इक्विपमेंट सारे एक एक बार देख लो, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, ठीक है। चलो टेप आप लोग देख लेना, मैंने चेन दिखाया, टेप आजकल टेप यूज हो रहे हैं, टेप तो आपने देखा था ना, साइड पे आया था टेप। हाँ सर। फिर वही हम जैसे वो क्या फित्ता जिसे कहते हैं। फित्ता, वेरी गुड। अब थोड़ा सा टेक्निकल में टेप कह लो, है ना, फित्ता मत कहो, लेकिन चलो ठीक है। आप कम से कम देख लो कि चीजें क्या होती है, नहीं तो पता चला साइड में पहुंच गए या इंटरव्यू में पहुंच गए तो वहां इक्विपमेंट सामने रखा है, आप पहचान ही ना पाओ, तो ऐसा ना हो, है ना। तो इक्विपमेंट देखो, ठीक है, उतना ज्यादा अभी वर्चुअली देख लो तो ज्यादा क्लियर होगा, बाकी वहां देख ही लेंगे, ठीक है। तो वो देख लेंगे, बाकी बाकी और वीडियो से भी देख लेंगे, तो थोड़ा सा शुरू करो एक बार, है ना, तो चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनेंगी तो मजा भी आएगा करने में, ठीक है। फिर चलो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अच्छे से रहो, ठीक है। और फिर बाकी जैसा होगा बताना। चलो बाय, रख, बाय सर। ओवर कर रहा हूँ मैं, है ना। हाँ सर। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग चल रही है, हम लोग चलते हैं। ये रिकॉर्डिंग नहीं बंद हुई। कोई ना, चल बाय। बाय।